नमन भाई, आवाज आ रही है? चालू करूं? या ओके ओके। ओके ओके। जय महेश। मैं अक्षय बाहेती आप सबका इस क्वारंटाइन सेमिनार में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये औरंगाबाद जिला माहेश्वरी युवा संगठन, ये हमारी माहेश्वरी संस्था एक सामाजिक कार्य करती है और जिसमें हम हर वर्ष अलग अलग उपक्रम लेते हैं। और इसी प्रकार इस लॉकडाउन की स्थिति में अपना सबका नॉलेज बढ़ाने हेतु हमने इस क्वारंटाइन सेमिनार का आयोजन किया है। इस सेमिनार के फेज 1 में हमने टोटल 5 सेमिनार्स लिए हैं, जिसमें कि सबसे पहले अशोक जी काले ने हमें ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजी टू सक्सीड इन बिजनेस इसके बारे में बताया। उसके बाद सीए विजय जी मंत्री, इन्होंने आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन टफ टाइम। उसके बाद अनुज जी चांडक, इन्होंने स्ट्रेटेजिक स्टार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट एंड वेरियस इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज इसके बारे में जानकारी दी। इसके बाद श्रीकांत जी मीनियार, इन्होंने हमें हमें सिक्योरिटी इज प्रायोरिटी नॉट ऑप्शन इन जनरल इंश्योरेंस। एंड इसके बाद कैलाश जी मालपानी, इन्होंने हमें इन्वेस्टमेंट एंड ह्यूमन बिहेवियर इस बारे में जानकारी दी। इसी प्रकार फेज 2 में हमने अभी टोटल 4 सेमिनार्स अरेंज किए हैं, जिसमें कि टोटल 3, ये हमारा थर्ड सेमिनार है। एंड जो फर्स्ट सेमिनार था वो था अखिल जी बाहेती का, जिन्होंने हमें टाइम मैनेजमेंट इन बिजनेस इसके बारे में जानकारी दी। एंड राहुल जी राठी, इन्होंने हमें इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इस बारे में जानकारी दी। ये आज का हमारा थर्ड सेमिनार है, जो कि वैदिक लाइफस्टाइल इन पैंडेमिक सिचुएशन इसके ऊपर है। यह सेमिनार हमें श्री पुरुषोत्तम जी राजीव वाले गुरु जी, यह हमें सेमिनार देने जा रहे हैं। हमारा चौथा सेमिनार जो है वो डॉक्टर निधि नावंदर जी, ये ये सेमिनार पेरेंटिंग मैटर्स इसके ऊपर है। यह सेमिनार अरेंज करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ अध्यक्ष श्री बजरंगी नावंदर, सचिव वैभव जी मंडोरा एंड प्रोजेक्ट चेयरमैन सीए आनंद जी तोतला, अनुज जी साड़ा, सीए रमन लोया एंड उत्सव बाहेती। अब मैं सेशन को आगे बढ़ाने और गुरुजी का इंट्रोडक्शन देने के लिए सुनील जी मनियार को हैंड ओवर करता हूँ। धन्यवाद अक्षय जी। जय महेश। मैं आप सभी का औरंगाबाद माहेश्वरी युवा संगठन की ओर से आज के सेमिनार के लिए स्वागत करता हूँ। आज के इस पेंडेमिक सिचुएशन में हम इस सिचुएशन को फेस कैसे करें, या हमारे जीवन में क्या बदलाव लाके हम इस परिस्थिति के बाहर निकले, ऐसे बहुत सारे सवाल हम सभी के मन में है। और इसी सवालों के जवाब कहीं ना कहीं हमको मिले, हमारे जीवन को एक अच्छी दिशा मिले, इसीलिए ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करने का औरंगाबाद युवा माहेश्वरी संगठन ने एक प्रयत्न किया हुआ है। आज के हमारे जो स्पीकर है, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें इनको सुनने का मौका मिल रहा है, जिनका समस्त जीवन सिर्फ वैदिक जीवन शैली को विश्व में कैसे प्रस्तावित करे इसके लिए समर्पित है। पूजनीय डॉक्टर पुरुषोत्तम जी महाराज, आप मध्य भारत के महाकौशल रीजन के रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपका निवास शिवपुरी अक्कलकोट जिला सोलापुर यहाँ के आश्रम में रहता है। आप श्री स्वामी समर्थ महाराज की गुरु परंपरा के उत्तराधिकारी है और परम सदगुरु श्री गजानन महाराज अक्कलकोट निवासी के प्रपौत्र है। आपने एमडी आयुर्वेदिक की पदवी प्राप्त की है और विविध संस्थाओं से सम्मानित किए गए हैं। आप जगत विख्यात विश्व फाउंडेशन इस संस्था के अध्यक्ष है। यह संस्था पर्यावरण संतुलन, आयुर्वेदिक जीवन शैली, सामाजिक समानता, यज्ञीय कृषि और होमोथेरेपी इत्यादि विविध विषयों पर काम करती है। आपको आयुर्वेद और शिक्षा में अधिक रुचि है। आप सदर स्थिति की जागतिक व्यवस्था में बदल लाकर संपूर्ण विश्व मन परिवर्तन के पक्ष में है और परम सदगुरु श्री गजानन महाराज ने पुनरुज्जीवन के लिए वैदिक जीवन शैली को लेके संपूर्ण विश्व परिवर्तन के पुरस्कर्ता है, जिसका आधार वसुदेव कुटुंबकम है। आप दुनिया भर में तथा देशों के विविध प्रांतों में परम सदगुरु ने जो पंच साधन मार्ग दिया है, यज्ञ, दान, तपक, कर्म और स्वाध्याय, उसका प्रभक प्रचार करने का कार्य करते हैं। किंबहुना इसी के लिए आपका जीवन समर्पित है। तो चलिए हम उन्हीं के मुख से उनके विचार सुनते हैं और मुझे विश्वास है कि आपका मार्गदर्शन हमारे जीवन को सही
दिशा देने में मदद करेगा। धन्यवाद। पूज्य दादा, प्लीज यू कैन स्टार्ट। थैंक यू। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। और इस लॉकडाउन की स्थिति में भी आप सबने जो ये उत्तम यहाँ पे एक चर्चा सत्रों की श्रृंखला शुरू की है, उसके लिए आप सबको बहुत अधिक मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इस परिस्थिति में ज्ञानवर्धन करना अधिक का अधिक जितना शक्य हो उतना नई चीजों पर अगर हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये कालखंड सदुपयोग हम लोग कर पाएंगे, ऐसा होता है। काफी इस परिस्थिति की चर्चा विश्व भर में हो रही है। आपने सबने भी भारत में या भारत के सारे मीडिया हाउसेस ने भी इसकी काफी चर्चा की है। तो ये पहला शायद मानवीय इतिहास का ऐसा क्षण है जब इतनी बड़ी लोक संख्या, इतनी बड़ी मानवीय लोक संख्या एक साथ किसी चीज से ग्रस्त है। और ये बहुत एक अनोखा समय, एक अनोखा कालखंड मानवीय इतिहास का है, जो लगभग युद्धजन्य है लेकिन युद्धजन्य भी नहीं है। इसके वजह से ये सारे इतिहासकार जो है, सारे जो विचारवंत है, वो इस कालखंड को कैसे हम वर्गीकरण करें, उसका कैसे हम अभ्यास करें, इस सोच में भी अभी भी लगे हैं। एक तरफ तो कोविड की जो हाहाकार विश्व में चल रहा है वो है, और दूसरा सामाजिक स्थिति का कैसे हम अध्ययन करें, इस पर भी बहुत कठिन विचार आज चल रहा है। आप सब तो जानते ही हैं कि विश्व भर में, मुझे याद है जब हमने भी हमारी संस्था के माध्यम से इस प्रकार के ऑनलाइन सेशंस की शुरुआत की थी लगभग 35-36 दिन के पहले, तब विश्व भर में शायद 1 लाख के आसपास रुग्ण थे। भारत में कुछ हजारों के संख्या में रुग्ण थे। आज मैं देख रहा था तो लगभग 40 लाख के आसपास वैश्विक रुग्णों की संख्या है, और भारत की संख्या तो आप सब जानते ही हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैंने सुना कहीं पे कि लगभग 50% मानवीय लोक संख्या जो है वो आज लॉकडाउन की परिस्थिति में है, और इतना होते हुए भी आप इसका एक जो विस्तार होता देख रहे हैं वो बहुत भयकारक है। आप में से कई लोग वैद्यकीय क्षेत्र से भी होंगे, आपके कई लोग जान पहचान के भी होंगे जो डॉक्टर्स होंगे, उनसे भी आपने बात की होगी। तो ये बहुत कठिन परिस्थिति है, क्योंकि वैद्यकीय दृष्टिकोण से भी एक अगर देखा जाए तो बहुत एक अनाकलनीय परिस्थिति है, क्योंकि हर बार इस प्रकार के कोई ना कोई महामारी आती है तो उसका कुछ ना कुछ सुझाव, कुछ ना कुछ उसमें का सलूशन दिखता है सामने। इस परिस्थिति की चिंता यह है कि इसका कोई सलूशन सामने दिख नहीं रहा है, इसकी कोई वे आउट सामने से दिख नहीं रहा है। अलग अलग इसमें विचारधाराएं हैं, कोई वैक्सीन की विचारधारा है, उसमें भी अपनी अपनी समस्याएं हैं। कोई बोलता है कि भाई इम्यूनिटी के लिए कुछ हर्ड इम्यूनिटी की एक कंसेप्ट है, उसके लिए भी अपनी एक समस्याएं हैं। तो सारा विश्व जो है वो आज इस एक अननोन सिचुएशन से गुजर रहा है जिसका कोई वे आउट नहीं दिखता है, जिसमें से कोई सामने अगर आप देखो तो कोई वे आउट नहीं दिखता है, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि कभी एक दिन लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और उस लॉकडाउन में से जब हम बाहर आ जाएंगे तो जो परिस्थिति जो हमारी पहले थी वैसी की वैसे वापस हो जाएगी और हम एक नॉर्मल लाइफ जो जिया करते थे उसमें वापस जा पाएंगे। तो इस विचारों में काफी लोग हैं। मैंने कल बच्चों से भी बहुत बात की, हमने बच्चों के लिए सेमिनार किया था, क्योंकि अपने आश्रम की स्कूल्स हैं तो मैं अपने आश्रम के बच्चों से भी बात करते रहता हूँ। वो भी अपने अपने पेरेंट्स के घरों में बैठे हैं और उनकी समस्याओं को देखकर हमने एक बाकी बच्चों से बात करने का प्रयास किया था। तब सबसे ज्यादा एक सवाल उन बच्चों का यह था कि हम लोग कब वापस जाके नॉर्मली खेल पाएंगे, कब हम अपने फ्रेंड्स से मिल पाएंगे, कब हम लोग वापस नीचे सोसाइटी में हो या गार्डन्स में जा पाएंगे, छुट्टियों पर जा पाएंगे। तो जैसे बड़े लोगों की समस्या है वैसे बच्चों की भी बहुत गंभीर समस्या है, और इन सारी परिस्थितियों में इन सारी समस्याओं का कोई हल सामने नजर नहीं आ रहा है, और इसकी चर्चा शायद इतनी ओपनली कोई करेगा नहीं, लेकिन ये सत्य है, क्योंकि जितनी भी जो नॉन एक्सपर्ट्स है, ग्लोबल एक्सपर्ट्स है, वो यही कह रहे हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं स्पेशली, वो यही कह रहे हैं कि लॉकडाउन बंद करना या लिफ्ट करना ये सोशल या फाइनेंशियल नेसेसिटी है, मेडिकल डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि मेडिकल नेसेसिटी तो बहुत अलग है अभी। और अभी ऐसा सिचुएशन आ चुकी है कि आप किसी डिसीजन पे आने के लिए बहुत सारे आयामों का विचार करना पड़ता है। तो उन सारे विचारों को देखकर कोविड की जो हेल्थ क्राइसिस बनी है
उस पर फोकस करना कम हो गया। लोग शायद आज का अभी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में ज्यादा चिंतित है, सोशल सिचुएशन के बारे में ज्यादा चिंतित है। इसलिए कोविड की जो हेल्थ क्राइसिस है उस पर फोकस थोड़ा सा लोगों का हट चुका है, लेकिन वो बहुत सीरियस आज भी बनी हुई है और उससे निकलने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति है, उससे काफी अरसे तक हमको प्रयास करना पड़ेगा, ऐसी एक समझ लोगों में बन रही है। उस पार्श्वभूमि में मैं आज का ये विषय लेना चाहूंगा, क्योंकि लोगों का एक शुरुआती काल था जब शायद लॉकडाउन शुरू हुआ था, तब काफी लोगों का मैं देखता था कि जो चर्चा होती है या फिर जो टीवी पर भी हम लोग सुनते थे, उसमें लोग उत्साही थे कि आज ठीक है भाई, 8 दिन 10 दिन की छुट्टी है, 15 दिन की छुट्टी हो जाएगी, तो हम लोग कुछ ना कुछ प्लान कर लेंगे, घर में कुछ नया हम लोग खाना पका लेंगे या फैमिली बैठ के कुछ नया हम लोग एक कोई गेम्स खेलेंगे या टीवी देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, आराम कर लेंगे। इस प्रकार की शुरुआती एक लोगों का उत्साह था। तो आपने देखा होगा पहले 20-25 दिनों तक वो बहुत एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके लोगों का जो पेशेंस जो है वो थिन होते गया। और आज ऐसी परिस्थिति है कि एक सामान्य व्यक्ति को अगर आप पूछो तो सबसे पहला प्रश्न ये पूछता है कि यह सब कब खत्म होगा और जनजीवन सामान्य कब होगा। क्योंकि एक समय था जब लोग बोलते थे कि काश मुझे छुट्टी मिले 8 दिन और मैं घर पे बैठ के आराम कर पाऊं, या बच्चे कहते थे कि मैं काश छुट्टी हो और मैं 4 घंटा और सो लूं। अब उन दोनों तंग आ चुके हैं, वो बोलते हैं कि बस हो गया सोना, बस हो गया छुट्टी, अभी मुझे वापस नॉर्मलसी की ओर जाना है। तो ये एक सिचुएशन है, क्योंकि घर में बंद रहना, इस प्रकार से एक क्लोज्ड एरिया में रहना, ये हमारे लिए इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि ये मानवीय स्वभाव के विरुद्ध है इस प्रकार से एक बंद कमरे में या बंद जगह पर ज्यादा वक्त गुजारना। तो ये इसलिए वो फिर शारीरिक व्याधियों में भी रूपांतरित होता है, मानसिक भी उसमें से समस्याएं नजर आने लगती है। तो इन सारों को अगर आप देखो तो एक वैश्विक परिस्थिति जो है वो डामाडोल नजर आने लगी है, क्योंकि एक तरफ आर्थिक जो परिस्थिति है वो विकट होने लगी है। केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी मैं बात करता हूँ, क्योंकि अपने अग्निहोत्र के केंद्र विश्व भर में है, तो वहाँ के भी लोगों से बात करता हूँ, तो भी यही एक उनका एक फीडबैक मिलता है कि परिस्थिति बहुत अधिकाधिक विकट हो रही है। मैंने 2 दिन पहले हमारे जर्मनी का जो हमारा केंद्र है वहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं से बात की थी, तो उन्होंने तो कहा कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी जैसी परिस्थिति नजर आ रही है, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था। लॉकडाउन हुआ करता था, सायरन्स बजते थे, एयर रेड सायरन्स बजते थे और सबको घर में दुबक कर बैठना पड़ता था, अन्न धान्य उपलब्ध नहीं था, जीवन की कोई शाश्वती नहीं थी, कोई सुरक्षा का माहौल नहीं था और सतत भय का, सतत चिंता का माहौल था। स्कूल बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, ऑफिस बंद थे। उस तरह की परिस्थिति 70 साल के बाद वापस आ गई है क्या, इस प्रकार की उनके वहां पे चर्चा है। और वो भी सभी यही कहते हैं कि इसमें से कब हम निकलेंगे, कब हम नॉर्मलसी की ओर जाएंगे। तो ये एक सामान्य विचारधारा बनी है। तो इसी धारा को लेकर मुझे लगता है आज की चर्चा करने की आवश्यकता है कि हम लोग बहुत सहजता से कहते हैं कि हमको नॉर्मल होना है, नॉर्मल जीवन चाहिए, नॉर्मल जीवन चाहिए, लेकिन नॉर्मल जीवन मतलब क्या ये कोई नहीं जानता। मतलब हम इसके पहले जो जीवन जीते थे उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं क्या? क्योंकि 1.5 महीने पहले की जो परिस्थिति वैश्विक थी, सामाजिक थी, अगर हम उसको नॉर्मल कहकर उस तरफ लौटना चाह रहे हैं तो मतलब इसका यह है कि आज की परिस्थिति उससे भी ज्यादा विकट हो चुकी है। क्योंकि अगर आप कोविड को छोड़कर बाकी की जो वैश्विक समस्या है उनकी तरफ अगर आप देखो तो आपको लगेगा कि हम लोग उन समस्याओं से निकले नहीं है। मतलब जैसे हम लॉकडाउन में है वैसे वो समस्याएं भी लॉकडाउन में है। जिस दिन हम घरों से वापस बाहर आ जाएंगे वो समस्या भी उतनी ही वापस अपनी जगह लेने शुरू कर देगी, विश्व भर में वो भी अपना जो भी स्थान है वो ग्रहण कर लेगी। सबसे पहला अगर आपने सुना होगा ये जो क्लाइमेट चेंज का विषय है, जिसमें हम लोगों ने कहा है कि लगभग 40% तक गिरावट आई है, क्योंकि 1.5 महीने से विश्व का सारा व्यवहार बंद है। अगर आप एक वैद्यकीय पार्श्वभूमि से अगर क्लाइमेट चेंज की अगर बात करो तो आपको कोई भी डॉक्टर बोलेगा कि पोल्यूशन कितना घातक है। मतलब जितनी आरोग्य के लिए घातक परिस्थिति अपने घरों के आसपास कोविड के अलावा भी है, अगर उनका वैद्यकीय पार्श्वभूमि अगर देखो तो आप समझोगे कि कोविड उस 100 परिस्थिति में 101 आ गया है, कुछ नया नहीं हुआ है। मतलब भारत में मलेरिया एंडेमिक है, यहाँ पर कॉलरा एंडेमिक है, ट्यूबरकुलोसिस एंडेमिक है,
अपने यहाँ पे डेंगू काफी बड़ी मात्रा में पाया जाता है, स्वाइन फ्लू है, चिकनगुनिया है, ये सारी व्याधियां हैं। साथ ही में जो बड़ा बहुत एक घातक अपने जैसे देशों में है वो पोल्यूशन का स्तर है। ये सारों का अगर आप अध्ययन करो तो आपको समझ में आएगा कि मानवीय आरोग्य के सामने कितनी कठिन परिस्थिति पहले भी थी। ऐसा नहीं है कि केवल कोविड के आने से ही वो विकट हुई है, वो पहले भी इतनी ही भयंकर थी कि केवल उसके प्रति हम जागरूक नहीं थे, इसलिए जीवन हमारा हम नॉर्मल समझते थे कि हम लोग चल रहे हैं, जीवन में आगे मार्गक्रमण कर रहे हैं और हमारा जीवन का हम ध्येय बनाते हैं, हम जीवन के लक्ष्य बनाते हैं, परिवार के लक्ष्य बनाते हैं और उसके पीछे हम लगते हैं। लेकिन ये जो सारी परिस्थिति अपने आसपास बनी हुई थी, उसका अगर आप वैद्यकीय पार्श्वभूमि में अगर आप विचार करो तो आप समझोगे कि परिस्थिति इतनी ही कठिन पहले भी थी, क्योंकि हार्ट डिसीज का अगर आप इंसिडेंस रेट देख लो, डायबिटीज का इंसिडेंस रेट देख लो, आप रिमेटॉइड आर्थराइटिस का इंसिडेंस रेट देख लो, तो आपको चिंता होने लगेगी कि कितनी मतलब हमको आरोग्य मिलेगा भी या नहीं कभी, इस प्रकार की चिंता होनी आपको शुरू हो सकती है। साथ ही में जो बहुत बड़ा संकट हमारे सामने खड़ा है आज भी, और वो शायद ऐसे लोगों का विचार है कि वो और भी गंभीर हो जाएगा इसके बाद, वो है मानसिक व्याधियों का संकट। क्योंकि जागतिक जो अध्ययन हो रहे हैं आरोग्य क्षेत्र में, जितने भी बड़े विचारवंत हैं, जितने भी बड़े तज्ञ हैं आरोग्य क्षेत्र के, उनका अगर आप डिस्कशन देखो, उनकी अगर आप चर्चाएं सुनो, तो आपको ये नजर आएगा कि सबसे बड़ी गंभीर समस्या अगर आरोग्य क्षेत्र में कोई है तो वो है मानसिक स्वास्थ्य की। क्योंकि उसको समझने में आज भी उतना ही अपयश आया है वैद्यकीय क्षेत्र को जितना कोविड को समझने में आया है। और कोविड तो खैर उसके प्रति कोई ना कोई प्रतिबंध हमको पता है, ये करना करे, वो ना करे, हाथ धोए, मास्क पहने, ये करे, ये पता भी है। लेकिन बाकी व्याधियों के लिए क्या प्रतिबंध करे ये समझ में भी नहीं आता है। स्पेशली जो डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे व्याधि हैं, इनकी जो इंसिडेंस रेट है वो इतना हाई हो चुका है विश्व भर में कि आज वो भयावह हो चुका है। मतलब अगर, क्योंकि मैं वैद्य हूँ, स्वतः मैं डॉक्टर हूँ और मैं पेशेंट से बहुत बार मिलना होता है, तो जो परिस्थिति हम क्लिनिक्स में देखते हैं उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है आज की आरोग्य परिस्थिति में। क्योंकि आज अगर हम घरों में बंद इस तरह बैठेंगे तो चांसेस है कि इन व्याधियों की इंसिडेंस बढ़ेगी, मतलब मानसिक स्वास्थ्य और बिगड़ जाएगा। इस प्रकार की भी एक चर्चा की जा रही है। आरोग्य की जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं उनकी समस्या तो गंभीर पहले से बनी हुई है ही। मतलब हार्ट डिसीज का अगर इंडिया में सबसे ज्यादा इंसिडेंस पाया जाता है, डायबिटीज का इंसिडेंस इंडिया में बहुत सबसे ज्यादा पाया जाता है। साथ ही में ये जो बाकी की व्याधि है, कॉलेरा, मलेरिया, डेंगू, इनका भी इंसिडेंस इंडिया में बहुत ज्यादा है। उसके साथ अगर आप पोल्यूशन को जोड़ दो और फिर उसमें अगर मेंटल हेल्थ डाल दो, तो ये सारा जो एक मिश्रण बनता है, ये बहुत ही आरोग्य के लिए घातक इस प्रकार का मिश्रण है जिसको आपको समझना चाहिए। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे संधि दी। क्योंकि इसको समझाने के लिए पार्श्वभूमि की आवश्यकता है और शायद कोविड वो पार्श्वभूमि बन जाए समाज को जागरूक करने के लिए कि परिस्थितियों की विकटता क्या है उसको समझने के लिए। और मतलब मैं डराना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर आप जो ग्लोबल इंडाइसिस है, अगर जो इंडिया के हेल्थ इंडाइसिस है, उनको अगर आप देखो तो आप ऐसा समझोगे कि आज 105 से आसपास हमारे साथ यहाँ पे लोग जुड़े हैं। अगर उन इंडेक्सेस को हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो हम में से ज्यादा बहुत बड़ी संख्या में लोगों को एक तो डायबिटीज अगले कुछ सालों में हो सकता है, हार्ट डिसीज हमको कुछ सालों में हो सकता है, आर्थराइटिस से हम ग्रस्त हो सकते हैं, या ये जो कॉन्ट्रैक्टेबल डिसीजेस हैं डेंगू से लेकर कॉलेरा तक, इनसे हम लोग ग्रस्त हो सकते हैं। ये डराने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सत्यता है। और इस सत्यता को अनदेखा करके जीवन का मार्गक्रमण करना हम शायद भूल होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वो हम बहुत कॉमनली कर देते हैं। क्योंकि हेल्थ के बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो केवल वेट कम करना, ज्यादा करना, इतना ही उसमें डिस्कशन आता है। जो वेलनेस इंडस्ट्री है वो केवल फैट लॉस, फैट कम करे, फैट ज्यादा करे, इसमें ही अटकी हुई है। हेल्थ के बारे में कैसे हेल्थ मेंटेन किया जाए, कैसे हेल्थ को बेटर किया जाए, इसके बारे में कोई चर्चा है नहीं। और आज अगर आप कोविड के बैकग्राउंड में भी अगर आप बात करो तो भी यही नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें का अगर वैक्सीन भी बनता है वो शॉर्ट टर्म में बनेगा तो अनटेस्टेड होगा,
अगर लॉन्ग टर्म में बनता है तो 18 महीने का उसमें ह्यूमन ट्रायल्स की आवश्यकता होगी। तो आज से लेकर 18 महीने तक का कालावधि लग सकता है एक वैक्सीन बनने में जो पोटेंट होगा। कुछ लोगों ने शायद कल डिक्लेयर भी कर दिया हमारा वैक्सीन बन गया है, लेकिन सारे वैद्यकीय जो क्षेत्र है उसमें चर्चा यही है कि किसी भी ट्रायल के बिना इस वैक्सीन को कैसे हम एडमिनिस्टर करें। तो जितने भी ऑप्शंस है, जो नॉन हेल्थ क्राइसिस है, जो नया हेल्थ क्राइसिस है, इनको लेकर हमको आगे का जीवन जीना होगा। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमको करनी है कि हमारा जो भी जीवन का लक्ष्य हम बनाए, जीवन का मार्गक्रमण हम करें, इन आरोग्य समस्याओं को लेकर हमको आगे चलना होगा। अब इस सारी आरोग्य की जो समस्या है उसमें ऐड हो गया है फाइनेंशियल क्राइसिस, जो भी इतना ही विकट होगा ऐसा लोग कह रहे हैं कि उसका भी काफी विकराल स्वरूप अगले कुछ सालों में हमको देखने को मिलेगा। उसकी जो वजह से आने वाली जो एक क्राइसिस है, उसकी जो आने वाली समस्या है वो इसमें जोड़ दीजिए आप। उसके साथ सामाजिक जो परिस्थिति विकट हमेशा विश्व भर में रही है, उसमें तनाव रहा है विविध समाज गठों में, उसको जोड़ दीजिए आप। ये सारा इंटेंसिफाइड सिचुएशन में हम वापस आने की बात कर रहे हैं। जो नॉर्मलसी हम कहते हैं वो ये पहले एक्स था, तो एक्स इंटू 2 करके हम बाहर आने वाले हैं जब नॉर्मलसी की ओर हम जाएंगे। जब भी लॉकडाउन खुलेगा और हम वापस ऑफिस या दुकानों में जाना शुरू कर देंगे, स्कूलों में जाना शुरू कर देंगे, तो ये समझना होगा कि हम एक बहुत नए विश्व में जा रहे हैं अभी। क्योंकि जो हम विश्व पीछे छोड़ आए थे वो विकराल था ही, उसकी विकृतता को बढ़ा करके हम वापस बाहर आ रहे हैं। और जब हम बाहर निकलेंगे तो सब सुजलाम सुफलाम नहीं होने वाला है। काफी लोगों की चर्चा में देखता हूँ कि हम वापस हम आएंगे और सब खुल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कि परिस्थिति विकट थी और विकट होने वाली है, ऐसी एक परिस्थिति है। उसमें आरोग्य की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, उससे उत्पन्न होने वाली आरोग्य की समस्याएं, सामाजिक परिस्थिति, इन सारों का विचार करना होगा। और उन सारों के विचार किए बगैर अगर हम एक जीवन का मार्गक्रमण तय करते हैं तो वो एक आधा अधूरा होगा ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आज तक का जो जीवन हमने जिया है वो हमारे मम्मी डैडी हो, माता पिता हो या हमारे दादा दादी हो, उनके जीवन के टेम्पलेट को लेकर हम चल रहे हैं आज तक। कि वो जिस प्रकार से जीवन जिए थे, वो जिस प्रकार से विचार करते थे, वो जिस प्रकार से जीवन की दिशा दशा को तय करते थे, उसी टेम्पलेट को लेके हम आगे चल रहे हैं। ये समझे बगैर कि उनका विश्व आज हमको नहीं होगा, और उससे भी ज्यादा ये कि हमारे बच्चों को जो विश्व मिलेगा वो उससे भी ज्यादा परिवर्तित एक विश्व मिलने वाला है। इस परिस्थिति को हमको समझना चाहिए कि परिवर्तन की जो श्रृंखला चली है इसका वेग बहुत तीव्र हो चुका है अभी। इसका जो गति थी पहले, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बनी थी, जो सोशल अनरेस्ट की वजह से बिगड़ रही थी, जो हेल्थ क्राइसिस की वजह से डीपन हो रही थी, अब उन इंटू 2 करके वो बाहर निकलने वाला है। और इस सारे बदलाव के इस परिस्थिति में हम जीवन का मार्गक्रमण कैसे करेंगे, हम जीवन की अपनी आगे की एक दिशा क्या रखेंगे, इस पर हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। आज तक मुझे लगता है कि मुझे जब राहुल ने या सुनील जी ने इस व्याख्यान के लिए कहा था, तो मैंने उनसे पहला ही कहा था कि लोगों को लगेगा कि कोई आध्यात्मिक व्याख्यान होने वाला होगा, कोई वहां पे प्रवचन कीर्तन होने वाला होगा, तो उस प्रकार का व्याख्यान मैं कभी करता हूँ नहीं। क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं उसकी जो अपैरेंट सिचुएशन है उसको देखकर, उसको एड्रेस किए बगैर हम अगर कोई विचार रखते हैं तो वो अस्थायी होता है ऐसा मैं समझता हूँ। केवल कथा कथन करके इसमें से मार्ग नहीं निकलने वाला है। इसमें जीवन परिवर्तनात्मक परिस्थिति है, तो उसमें जीवन परिवर्तनात्मक ही विचार सामने रखने की आवश्यकता होगी। और इसी को करते हम आए हैं। पिछले अगर कुछ दशकों से अगर आप देखो तो इसी प्रकार का हम मार्गक्रमण करते आए हैं। ये होगा, ये आने वाली परिस्थिति निर्माण होगी। इस प्रकार का विचार हम लोग 1970 के दशक से आगे रख रहे हैं। तब ये विचार अस्थायी लग रहा था क्योंकि अभी तक तो परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। आज ये जब परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है तब हम अगर पलट के कहे, मैंने तो कहा था, हम तो कह ही रहे थे, ये कहने की परिस्थिति भी नहीं बची अभी, क्योंकि इतनी विकट ये समस्या सामने आके खड़ी हो चुकी है। अगर आप इस सामाजिक या वैश्विक परिस्थिति का अध्ययन करें, आप टीवी पे जाके देखिए, यूट्यूब पे सारे मीडिया चैनल्स अवेलेबल है, उन पर जाके देखिए, तो समझ में आएगा कि जिस विश्व में को हम पीछे छोड़ आए थे 25 मार्च को, आज वो विश्व सामने नहीं रहा है। अगर आप चर्चाओं को देखो, विचारों को देखो, तो एक नया परिस्थिति, नई एक वैश्विक
एक जो स्थिति निर्माण हो रही है उसमें हम बाहर जाने वाले हैं। तो अभी भी ये जो काल है इसमें मुझे आज भी लगता है कि हम सबको चिंतन करने की आवश्यकता है। आज जो हमारे उम्र के जो लोग हैं, मेरे वय के जो लोग हैं, जो आज परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अपने छोटे बच्चों के लिए, अपने घर के बुजुर्गों के लिए जिन पर जिम्मेदारी है, उनको तो बहुत आवश्यक होगा कि इस पर आप विचार करें, क्योंकि इस पर विचार करे बगैर आगे कोई दिशा करना बहुत अल्पकाल तक चलेगा ऐसा लगता है। क्योंकि जैसे मैंने अभी भी कहा कि कोविड को ही अगर आप लेते हो तो उसकी भी जो आरोग्य समस्या है वो लगभग 18 महीने तक चलेगी, ऐसा एक आशंका है। क्योंकि उसकी जो इंसिडेंस रेट है वो आज भी, जिसको फ्लैटन द कर्व कहा जा रहा है, वो फ्लैटन द कर्व कहीं पर भी नहीं हो रहा है। केवल भारत में नहीं, विश्व भर में कहीं पे भी नहीं हो रहा है। जितने भी बड़े देश है जिन्होंने आज डिक्लेयर कर दिया है कि सब हमारा ठीक हो चुका है, आज भी उनके ग्रीन जोन्स ऑरेंज से रेड हो रहे हैं वापस। तो इंसिडेंस रेट उधर ही है, इन्फेक्टिव रेट उसका उतना ही है। उसका जो R0 कहते हैं, वो पहले 2 समझे थे, अब वो 3 या 4 होगा ऐसा लगता है, उसका इन्फेक्टिव रेट जो होता है। तो ये मोर्टेलिटी रेट उसका आज भी उधर ही है। तो ये जो सारी जो परिस्थिति है वो आज भी उतनी ही कठिन है जितनी 25 मार्च को थी। आज भी हम उसके एक किसी भी प्रकार के थेरेपी से या ट्रीटमेंट से उतने ही दूर है जितने 25 मार्च को थे। तो हम बाहर आकर जीवन में क्या करेंगे इसको समझने की आवश्यकता है। अगर हम कोविड से भी बच जाते हैं तो भी बाकी की सारे समस्याओं में से कहीं ना कहीं, मतलब वो एक ऐसा वो होता है ना, वो एक ऑब्स्टेकल कोर्स होता है या फिर वो रनिंग का रेस होता है जहाँ पे वो बीच में वो ऑब्स्टेकल्स लगाए जाते हैं, उनमें से हम भाग रहे हैं और किसी भी एक ऑब्स्टेकल को ठोकर लग के हम गिर सकते हैं, ऐसी अवस्था है। तो अगर आप कोविड से बच जाते हैं तो आप डायबिटीज से जूझना पड़ेगा, डायबिटीज से बच सकते हैं तो आप हार्ट डिसीज से जूझना पड़ेगा, उससे बच जाते हैं तो आपको पोल्यूशन के किसी न किसी रेस्पिरेटरी डिसीज से जूझना पड़ेगा। अगर इन सारों से बच जाते हैं तो मेंटल हेल्थ क्राइसिस तो बहुत विकृत है ही, उससे जूझना पड़ेगा। तो इन सारी परिस्थितियों में अगर हमको आगे मार्गक्रमण करना है तो एक जो कॉमन थ्रेड बन के आ रही है, एक जो कॉमन विचार सारे डॉक्टर्स के मन में भी है, हम भी चर्चा करते हैं उस पर, एक जो बनकर आ रही है कि हमको एक रिन्यूड लाइफस्टाइल की आवश्यकता है। अभी हमको एक न्यू एज लाइफस्टाइल की आवश्यकता है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल जो पहले हम जीते थे, जो कंज्यूमरिस्टिक थी, जो केवल हमको ये चाहिए वो चाहिए इस पर डिपेंडेंट थी, उससे हटकर हो जाए, तो इस मानसिकता में जीने की अगली हमको तैयारी करनी है। और उसमें एक ऐसी लाइफस्टाइल अगर हम एक एक्सेप्ट करते हैं जो इस आने वाले स्टेज के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को ऑप्टिमम रखे, हमारे हेल्थ क्वोशंट को हायर रखे, हमारे मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखे और हमको जीवन में अपना दैनंदिन जीवन मार्गक्रमण करने में सहाय्य करे, तो उस जीवन शैली को हमको स्वीकृत करने की आवश्यकता है। मैंने इस टॉपिक का नाम वैदिक लाइफस्टाइल इसलिए रखा है क्योंकि आज के नोन जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी हेल्थ के सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उनके पास इसके लिए कोई लाइफस्टाइल नहीं है। मतलब अच्छा खाना खाओ, विटामिन खाओ, रोज एक्सरसाइज करो, इतना कहकर वो खत्म कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है उनके पास इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए या फिर आपका हेल्थ ऑप्टिमम करने के लिए अभी कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब आप सबने मीडिया में देखा होगा, पिछले कई महीनों में, 2 महीनों में आपने चर्चाएं सुनी होंगी कि इम्यूनिटी जिनकी लो हो जाती है वो इससे सकम करते हैं। ऐसा कहा है कि जो लोग इसमें से मारे गए, जो जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी इम्यूनिटी धीरे धीरे कम हो गई और उनकी लोगों की मृत्यु हो गई। जो ठीक हुए हैं, 25 से 30% लोग ठीक हुए हैं, उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, इसलिए वो ठीक हो पाए, ऐसा भी ये कहा गया है। लेकिन इतने सारे दिनों में जब आपको हाथ धोने के लिए कहा गया, आपको मास्क पहनने के लिए कहा गया, आपको बाकी सारा आपको सेफ्टी फीचर्स के बारे में बताया गया, आज तक किसी ने इम्यूनिटी बढ़ा करने के लिए क्या करो ये नहीं बताया।
कि इम्यूनिटी हम ऑप्टिमम कैसे रखें। आप ऐसा करो, आप एक 3 कोर्स मील खाया करो, आप रोज सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज कर लो, उसमें ठीक हो जाएगा। तो ये जितने भी लोग ये सारा करते थे, उनकी इम्यूनिटी उस ऑप्टिमम लेवल पे है क्या, उनको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं हुई है क्या, ऐसा भी एक विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज नोन जो लाइफस्टाइल ट्रेंड्स हैं उसमें इस प्रकार की हेल्थ क्रिएट करने की कैपेसिटी है क्या, ये हमको समझने की आवश्यकता है। और जो भी हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, जो भी वेलनेस एक्सपर्ट्स हैं, आज अगर आप देखो तो बड़ी संख्या में वो आज आयुर्वेद और योग की ओर मुड़ रहे हैं। देयर इज अ रीजन व्हाई दैट इज हैपनिंग। वो ऐसा नहीं है वो ट्रेंड है, ऐसा नहीं है कि वो एक फैशन है इसके लिए बढ़ रहे हैं। वो आज बहुत बड़ी संख्या में आयुर्वेद की ओर और योग की ओर बढ़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो आज हम विचार कर रहे हैं 10 से 15 साल पहले वेस्ट में हो चुका है। उनके यहाँ पर उनके जो हेल्थ एक्सपर्ट्स है, उनके जो वेलनेस एक्सपर्ट्स है, उन्होंने इसका विचार करके इस मॉडर्न मेडिसिन की लिमिटेशंस को समझ के अल्टरनेटिव मेडिसिन का उसमें जोड़ देने की आवश्यकता होगी, ये विचार करके 10-20 साल पहले से ही योग और आयुर्वेद का अध्ययन करने की शुरुआत कर दी है। अब अगर वहां पे आप देखो उनके देशों में बहुत बड़ी संख्या में इन 2 शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं और उन शास्त्रों का लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। आज हम भारत में भी इसकी चर्चा नए तौर से कर रहे हैं, क्योंकि हमने कभी आयुर्वेद को, योग को या वैदिक विज्ञान को कंटेम्पररी समझा नहीं था। हमने उसको हमेशा एक धर्म का हिस्सा समझा था। हमने हमेशा उसको एक बड़े बुजुर्गों के लिए करने का काम समझा था, और उसका कभी हमारे लाइफ में इंक्लूजन करना पड़ेगा ऐसा हमने सोचा नहीं था। लेकिन आज वो परिस्थिति आ चुकी है जब शायद ऐसा लगता है कि ये जो वैदिक लाइफस्टाइल जिसका हम वर्णन करते हैं वो ही फ्यूचर लाइफस्टाइल हो, ऐसा लगता है। क्योंकि आज जितने भी हम अभ्यास कर रहे हैं वैदिक, जो हम लोग जितना मैंने अभ्यास किया है, उसमें तो एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये जो वैदिक लाइफस्टाइल है, ये जो आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल है, यही फ्यूचर की लाइफस्टाइल होगी, ऐसा है। और हमने हमारी संस्था के माध्यम से हमेशा यही कहा है, ये जो अग्निहोत्र लाइफस्टाइल, वैदिक लाइफस्टाइल है, ये फ्यूचरिस्टिक लाइफस्टाइल है। ये आने वाले काल के लिए शायद बहुत कारगर होगी। हम शायद समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हम उस समस्या में शायद बचे या ना बचे, लेकिन हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए तो यही लाइफस्टाइल कॉमन लाइफस्टाइल हो जाएगी। क्योंकि यही एक लाइफस्टाइल है जिसने 5000 वर्ष पूर्व इस प्रकार की महामारी का अभ्यास किया है। आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि आयुर्वेद में, मैंने आयुर्वेद में एमडी किया है, आयुर्वेद में एक अध्याय है, चैप्टर है, जिसमें केवल महामारियों का ही विश्लेषण किया गया है कि महामारियां कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, उनके क्या लक्षण होते हैं, उनकी आरोग्य समस्या क्या होती है, सामाजिक समस्या क्या होती है, उसमें से आर्थिक समस्या कितनी बन सकती है, उससे हम कैसे बचा जा सकता है, और उसको लेकर ही सारी वैदिक लाइफस्टाइल्स डिसाइड की गई है। मतलब ह्यूमंस ने, मानव को 5000 वर्ष पूर्व भी इस प्रकार के एपिडेमिक्स को सामना करना पड़ा है, और उस समय में भी जो आचार्य थे, जो विचारवंत थे, उन्होंने उसका अध्ययन करके एक जीवन शैली का निर्माण किया था, जिसको हम वैदिक जीवन शैली कहते हैं। तो जितने भी नियम हमारी संस्कृति में आए हैं, वो इन परिस्थितियों से जूझकर, उसमें से बाहर निकलकर जो लाइफस्टाइल बनी थी, उसको ही हमने कैरी फॉरवर्ड किया है। अगर हम, जैसे नमस्ते करना हो, नमस्ते करना हमारी संस्कृति में कब से चल रहा है? टाइम अननोन से चल रहा है। नमस्ते आज करने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि हैंडशेक ना करें, हैंडशेक करने से शायद आप इन्फेक्शन पास ऑन करेंगे, इसलिए दूर से नमस्कार करिए। इस प्रकार की जो सॉल्यूशंस उस टाइम में निकले थे, उसी को हमने वैदिक संस्कृति कहा है, उसी को हमने भारतीय संस्कृति कहा है। और उस संस्कृति का अध्ययन पुनश्च एक बार नए सिरे से करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि काफी चीजें हमने ऐसी छोड़कर फेंक दी है पीछे की कालबाह्य हो चुका है, इसका भी कोई लेना देना नहीं बचा, या ये सब बकवास है, या ये सब सुपरस्टिशन है, ऐसा करके काफी चीजें हमने छोड़ दी है पीछे, जो लाइफस्टाइल का हिस्सा हुआ करती थी इन द पास्ट। उनको फिर से एक बार डेली लाइफ में इंक्लूड करना पड़ेगा। ये हम वैदिक लाइफस्टाइल कह रहे हैं कि एक हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार की परिस्थिति का अध्ययन किया है, वो भी इसी प्रकार के एपिडेमिक से गुजरे हैं। उस समय भी जैविक हानि बहुत बड़ी मात्रा में हुई होगी, क्योंकि उस ग्रंथ में ऐसा कहा गया है कि बड़ी मात्रा में जैविक हानि हुई थी। और उस सारी परिस्थिति को देखकर, इन्फेक्शन की रेट को देखकर, इन्फेक्शन की सिचुएशन का अध्ययन करके उन्होंने एक डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल फॉर्मेट सामने रखा था,
जिसको वैदिक लाइफस्टाइल, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल या अग्निहोत्र लाइफस्टाइल हम कहते हैं, जिसका प्रचार हम पिछले 5 से 6 दशकों से विश्व भर में करते आए हैं कि कैसा एक जीवन शैली हो जो मानवीय जीवन को उत्तम करते 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 उत्कृष्टता की ओर ले जाए। केवल आरोग्य के लिए ही नहीं, अपितु मानव की जो आंतरिक क्षमता है उसको भी रेज करके, मेंटल हेल्थ को रेज करके, फिजिकल हेल्थ को रेज करके एक सुपर ह्यूमन स्टेट में ह्यूमन हेल्थ को ले जा सके, जिसके माध्यम से मानवीय जीवन को हम विकसित कर पाए, मानवीय जीवन को हम उत्कर्षित कर पाए। ये उसका बेसिस रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में मैं देखता हूँ कि वेदों के बारे में बहुत गलतफहमियां लोगों के दिल में है कि वो एक धार्मिक ग्रंथ है। वेद धार्मिक ग्रंथ नहीं, अपितु तो वैज्ञानिक ग्रंथ है। उन ग्रंथों में इस पृथ्वी का, इस सृष्टि का अध्ययन करके, मानवीय जीवन का अध्ययन करके इन दोनों का तालमेल कैसे बनाया जाए और इस तालमेल के माध्यम से मानवीय जीवन प्राप्त परिस्थितियों में कैसे उत्कृष्टता की ओर हम ले जा सके, इसका एक विचार सामने रखा गया है। ये वैदिक लाइफस्टाइल की पार्श्वभूमि है। आज हम कोविड के इस वातावरण में हैं तो शायद उसकी हम डेप्थ को समझ पाए, क्योंकि आज जितने भी आप जो भी आप सेफ्टी फीचर्स आपके लिए कहे गए हैं कि आप खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ धोया करिए, या फिर आप किसी और की वस्तु का इस्तेमाल मत करिएगा, आप किसी के, अगर हम आपका खुद का भी मास्क होता है तो वो फेंक दीजिएगा, आप रस्तों पे थूकिएगा मत, आपको फल को अगर खाना है तो उसको धोकर खाना चाहिए, आपको अगर रोटी सब्जियां खानी है तो उसको पका कर खाया करिए। ये सारा जो आज आपको सेफ्टी फीचर्स के लिए कहा गया है, ये आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल का, वैदिक लाइफस्टाइल का पहले से हिस्सा रहा है। ये कोई नया हमारे लिए नहीं है कि हमको हम जिस दिन ये चर्चा होने लगी इससे कैसे बचाया जा सके, कैसे इसको हम लोग हैंडल कर सके, तो जितने भी ये ऑफरिंग्स आ रही थी, जितने भी सजेशंस आ रहे थे, ये तो हम पहले से कर रहे थे, ये तो हमने पहले से कहा है, ऐसा लगने लगा। और जितना हमने वेट किया उतना ऐसा लगा कि अरे यार, जो हम भारतीय एक जीवन शैली की बात करते हैं, जो वैदिक जीवन शैली की बात करते हैं, आज ये परिस्थिति है कि वही वैश्विक जीवन शैली बन जाएगी कुछ किए बगैर। मतलब हम घर में बैठे रहे और अपने आप परिस्थिति ऐसी बन गई कि जो हमारे पूर्वजों ने जो जीवन शैली का विकास किया था वो हमको ही वापिस एक बार अध्ययन करने की आवश्यकता तो है ही, विश्व को भी उसका अभी स्वीकार करने की आवश्यकता बन चुकी है। क्योंकि एक और बहुत एक जो इम्यूनिटी के लिए सामने विचार आया है वो ये है कि अगर आप फ्रेश कुक्ड मील खाते हो तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। मतलब आप अगर प्री कुक्ड फूड या रेफ्रिजरेटेड फूड या आप ये स्विगी वाला फूड खाते हो तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। फ्रेश कुक होम फूड खाते हो तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। अब ये विचार भारतीयों के लिए नया नहीं है। हमारे मम्मी डैडी, हमारे दादा दादी तो पहले से कहते थे कि घर का अच्छा खाना खाओ, कि क्यों आप घास फूस बाहर का गंदा खाना खाते हो। ये सारी चीजें जो हमने वेस्टर्न कल्चर से, मैं वेस्टर्न कल्चर के विरोध में नहीं हूँ क्योंकि मैं वेस्ट में भी हम काफी काम करते हैं, लेकिन ये जो सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफ का जो हमने एक्सट्रापोलेशन हमारे जीवन में किया था, उन सारी तत्वों को फेंक कर एक पहले से जो हमारे जीवन में एक जीवन शैली चली आ रही थी उसको लेने की आवश्यकता पुनश्च एक बार होगी, ऐसा लगता है, ताकि हमारा आरोग्य अच्छा रहे, हमारे आने वाली पीढ़ियों का आरोग्य अच्छा रहे। अगर ये हमारी चाह होगी तो हमको उसको स्वीकार करना होगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा परिस्थिति गंभीर होने वाली है। आप सब लोग ये लॉकडाउन खुलने का प्रयास कर रहे हो, वेट कर रहे हो, लेकिन जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा उस दिन सुजलाम सुफलाम परिस्थिति नहीं होने वाली है। परिस्थिति उतनी ही विकट थी जितने पहले थी, उससे ज्यादा विकट होने वाली है। तो उसके लिए एक परिवर्तित जीवन शैली की आवश्यकता है, जिसको हमने कहा है कि वैदिक जीवन शैली को। उस वैदिक जीवन शैली को हम अग्निहोत्र जीवन शैली इसलिए कहते हैं क्योंकि उन वैदिक जीवन शैली का सबसे पहला और सबसे बड़ा जो एक रेफरेंस पॉइंट है वो अग्निहोत्र है। अग्निहोत्र क्या है कि हमारा जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है, हमारी जो नैसर्गिक मानसिक और शारीरिक आरोग्य की जो व्यवस्था है वो निसर्ग पर अवलंबित है। हम जो श्वास अंदर लेते हैं, जो पानी जल ग्रहण करते हैं, जो अन्न ग्रहण करते हैं, वो निसर्ग से हमको प्राप्त होता है। तो हमारी जो पूरी जो फिजियोलॉजी जिसको बोलते हैं, शरीर क्रिया जो है, मेटाबॉलिज्म जो है, वो नेचर पे डिपेंडेंट है और नेचर के रिदम्स पर बेस्ड है। हम अगर उस नेचुरल रिदम को ब्रेक कर देते हैं तो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ इम्यूनिटी जो है वो रैपिडली ड्रॉप कर जाती है। मतलब जो लोग आपने सुना होगा, जो लोग रात भर काम करते हैं या जो कॉल सेंटर्स वगैरह में बच्चे काम करते हैं, उनकी आउटपुट कैपेसिटी बहुत जल्दी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि
इस प्रकार के अननेचुरल लाइफ को बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो ये जो नेचुरल ह्यूमन लाइफ है, जिसको अगर आप फॉलो करें, जिसके आपने सुना भी होगा एक बीच में 2 या 3 साल पहले जिन लोगों को हेल्थ के लिए जिनको नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने एक सर्केडियन रिदम नाम के कंसेप्ट का अध्ययन किया था। 27 वर्ष उन्होंने इस कंसेप्ट का अध्ययन किया और उस 27 वर्ष के उनकी जो फाइंडिंग्स थे, उनके बेस पर उनको नोबेल इन हेल्थ दिया गया था। आप उसको गूगल करके देख लें। उस सर्केडियन रिदम, ये जो कंसेप्ट है, इसको सूर्योदय सूर्यास्त के कंसेप्ट कहा जाता है। सिरका मतलब सूर्य का उदय अस्त, इस पर आधारित जो निसर्ग की जीवन शैली है उसका उन्होंने अध्ययन किया था। और उस स्टडी में उन्होंने ऐसा कहा है कि केवल अगर मानव सूर्योदय और सूर्यास्त की इस श्रृंखला में जुड़ जाता है, जैसे हमारे पूर्वज जुड़ा करते थे, जैसे हमारे पूर्वज जिस पर हमारा जीवन अवलंबित किया करते थे, सूर्योदय के पहले उठकर सूर्यास्त को जीवन दिन का समाप्त करना, इस कंसेप्ट को अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो है, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, आर्थराइटिस, ये जो डिसऑर्डर्स है, इनकी संख्या में कमी आएगी, ऐसा उनका फाइंडिंग रहा है। केवल सुबह उठकर, जल्दी उठकर दिवस शुरू करना और शाम में 6 बजे के बाद या सूर्यास्त के बाद दिन को खत्म करना, इन 2 चीजों को आप अगर स्वीकार करते हो तो बड़ी मात्रा में आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी का आप एक इंक्लूजन पा सकते हो, ऐसा उस स्टडी ने कंक्लूसिवली प्रूव किया था। दूसरा ये भी है कि हमारा जो शरीर है वो 70% पानी से बना हुआ है। तो एक स्टडी ये भी हुई थी, आप जापान में, वो भी आप गूगल करके देख लें। जापान में एक स्टडी हुई थी जहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स के को लाइव कहा गया था कि वाटर एक निर्जीव वस्तु नहीं है, पानी, जल ये सजीव वस्तु है, उसका अपना एक मेमोरी है, उसकी अपनी एक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस है। ऐसा उस वैज्ञानिक ने प्रूव किया था कि वाटर मॉलिक्यूल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करके उन पर टेस्ट किए गए थे। वो बहुत डिटेल टेस्ट है, आप अगर, समय मुझे कम है, वो बहुत डिटेल टेस्टिंग है, उसमें अगर आप देखो तो ये समझाओगे कि पानी की अपनी एक मेमोरी होती है, पानी को भी अपने आसपास के वातावरण को रिएक्ट करने की क्षमता होती है। वो भी, जैसे हम शुद्ध पानी अशुद्ध पानी कहते हैं, वो केवल उसके अंदर की बैक्टीरियल काउंट पे नहीं, उसके अंदर के उस फीलिंग पर भी काउंट करता है। वाटर हैज इट्स ओन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, वो इट्स एन अलाइव थिंग, इट्स अ लाइव थिंग। प्लांट्स पे भी ये देखा गया है कि प्लांट्स भी अलाइव है, प्लांट्स भी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस करते हैं, वातावरण बदलाव को रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारे फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, म्यूजिक को रिस्पॉन्ड करते हैं, साउंड को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये भी प्रूफ हुआ है कि प्लांट्स आर आल्सो लिविंग बीइंग्स, प्लांट्स हैव आल्सो कॉन्शियसनेस जिसको बोला जाता है, उनको उनमें भी चैतन्य की अवस्था है। ये सारा जो है अगर आप देखो तो समझोगे कि पृथ्वी में भी एक चैतन्य है, पृथ्वी भी एक सजीव घटक है। पृथ्वी इटसेल्फ, अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग बीइंग, उसमें नेचर इज लिविंग, एलिमेंट्स लाइक वाटर आर आल्सो अलाइव, एंड अस, हम जैसे लोग जो प्राणी जीव है वो भी इसमें जीवित है। ये सारी जो पृथ्वी है, ये सारी जो निसर्ग की अवस्था है, ये सारी एक सजीव वस्तु है और एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। हमारा निसर्ग से, निसर्ग का जल से, जल का वायु से, वायु का प्राणियों से, प्राणियों का हमसे, ये अटूट सा नाता है जो एक चैतन्य से जुड़ा है, एक लाइफ फोर्स से जुड़ा है। और ये एक दूसरे के इमोशंस को रिएक्ट करते हैं। पानी भी ऐसा देखा गया है कि उन्होंने ऐसा किया था कि एक ग्लास में पानी भर के रखा और उस ग्लास में अपशब्दों का उन्होंने उच्चार किया कि उनको उस पानी को देख के गालियां दी और उसका अध्ययन माइक्रोस्कोप के नीचे किया तो उसका जो मॉलिक्यूलर जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर था वो अलग था। और दूसरा ग्लास लिया और उसको उस पर प्रेम से उसमें बात की, उसके तरफ प्यार कविताएं गाई, उसके तरफ देख के गाना गाया और उसका उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे अध्ययन किया तो नजर आया कि उसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अलग था। इतना रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस नेचर हमारे लिए करता है, ऐसा उन्होंने प्रूव किया है। अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग बीइंग, हम भी उसमें एक जीवित तत्व है और ये सारा जो निसर्ग है वो एक अभेद्य कड़ी से, एक चैतन्य से जुड़ा है। ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है, ये साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंटेशन के बाद उसको सामने रखा गया है। हमको अगर जैसा एक पेड़ अपनी जो बीज से निकलता है वो बड़ा होकर फलांकुरित होता है, फल फूल देता है, वैसे ही हमारे जीवन को भी बीजमय समझकर हमारे जीवन को उत्कर्षित करना होगा तो इस निसर्ग चक्र से जुड़ने की आवश्यकता होगी। ये उस अध्ययन में भी कहा गया था, ये भारतीय परंपरा में कहा गया है, यही वेदों में कहा गया है और यही हमारी संस्कृति की भी देन है।
कि सूर्योदय सूर्यास्त ये दो जो ऊर्जा चक्र है, इसके आधार पर संपूर्ण इस पृथ्वी की जो ऊर्जा वलय है वो निर्भर होता है। इन पर हम लोग अगर हमारे जीवन को सम्मिलित करते हैं तो हमारा जीवन उत्कर्ष की ओर जाता है। ऐसा एक भाव सामने आया है, ऐसा एक विचार सामने रखा गया है, और यही अग्निहोत्र का मूल है। अग्निहोत्र आचरण का जो वेदों ने उद्गार किया है, इसीलिए किया है ताकि आप सायं प्रातः अग्निहोत्र करके अपने शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को उत्तरोत्तर आप उसको सक्षम करते जाएं, और दोनों को इतना सक्षम करें कि आप उत्कृष्टता की ओर चले जाएं। सुपर ह्यूमन आप में कैपेसिटी आप निर्माण कर पाए कि आप आपकी हेल्थ आप इतनी सक्षम करें कि आपको कोई व्याधि ना हो, आपकी मेंटल हेल्थ इतनी पावरफुल करे कि आपका कंसंट्रेशन फोकस आपका ऑप्टिमम रहे, आप दोनों का कॉम्बिनेशन पकड़ के जीवन की ऐसी एक दिशा लें ताकि आप आपके व्यवसाय में, आपकी शिक्षा में, आपकी गृहस्थी में आप यश प्राप्त करें। इस प्रकार का उन्होंने व्याख्या की है। ये कोई एक सुपरस्टिशन नहीं है, ये कोई एक बोगस विचार नहीं है, ये कोई कालबाह्य विचार नहीं है। ये प्रूव हम रेगुलरली करते आए हैं। पिछले 40 वर्षों में हमने अग्निहोत्र को लेकर बहुत बड़ी मात्रा में अध्ययन किया है, बहुत बड़ी संख्या में हमने उस पर संशोधन किया है, और जितने भी ये हमारे जो वेदों की क्लेम्स है उनको प्रूव करके दिखाया है, उनको सिद्ध करते हुए देखा गया है कि अग्निहोत्र के माध्यम से पहले 30 मिनटों में 30% तक जो पर्यावरण का प्रदूषण है वो कम हो जाता है, हवा का प्रदूषण कम हो जाता है। 12 से 15 घंटों में जल का प्रदूषण बड़ी मात्रा में कम हो जाता है। जो भूमि का प्रदूषण होता है वो लगभग 36 घंटों में आधे के ज्यादा कम हो जाता है। आरोग्य की क्षमता जो है वो नित्य अग्निहोत्र करने के 30 दिन के अंदर ही शरीर की क्षमता 20-25% से ज्यादा बेहतर होने लगती है। मानसिक अवस्था पहले 30 मिनटों में माइंड का जो स्ट्रेस होता है वो 50% के नीचे ड्रॉप कर जाता है। ऐसे अनेक हमने इस पर अध्ययन किए हैं। सबसे बड़ा अध्ययन जो आज की समस्या में आपको एक आश्वस्त करेगा वो मैसूर में किया गया था। उसमें ऐसा सिद्ध हुआ था कि अग्निहोत्र के माध्यम से 30 दिन अगर नित्य अग्निहोत्र जो जिन लोगों ने किया उनका अध्ययन किया गया पहले 30 दिन के पहले, बाद में उनकी जो नेचुरल इम्यून सिस्टम थी वो 50 to 60% से क्लाइम हो चुकी थी इन द फर्स्ट 30 डेज। उनकी जो रोग प्रतिकार क्षमता थी वो ऑलमोस्ट 50% तक की क्लाइम हो चुकी थी। ये एक बहुत ऊर्जादायक सा वातावरण, एक ऊर्जादायक सा एक संशोधन हमको दिखा था। तो जो वैदिक लाइफस्टाइल है, जो उसमें बाकी की जो भी बहुत सारी चीजों का अवलंब होगा, सबसे पहला वेदों ने भी और आयुर्वेद ने भी और योग ने भी जिसका उपदेश किया है वो अग्निहोत्र है। अग्निहोत्र हमारी कोई पर्सनल फाइंडिंग नहीं है, अग्निहोत्र हमारी कोई एक पर्सनल इनोवेशन नहीं है, ये वेदों का ही संदेश है, ये वेदों का ही दिया हुआ एक कंसेप्ट है जिसको हम अभ्यास करके लोगों के सामने उसका हम एक विस्तारित स्वरूप रख रहे हैं। अग्निहोत्र क्या है? सूर्योदय सूर्यास्त को की जाने वाली एक पद्धति, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पर्यावरण, मानवीय आरोग्य, मानवीय शारीरिक आरोग्य, बच्चों पर संस्कार, कुटुंब में एक सकारात्मक वातावरण, इन सारे चीजों का वर्धन आप कर सकते हो। निसर्ग की कड़ी से जुड़कर, निसर्ग की इस अभेद्य श्रृंखला से जुड़कर, नैसर्गिक चैतन्य में जुड़कर आप अपने अंदर का स्थित जो वैश्विक चैतन्य है, जो ईश्वरी चैतन्य है, उसको प्रकट करके आप अपने क्षमता को, अपने जीवन को आनंद की ओर ले जा सकते हो। ये वो बैकग्राउंड है। तो मैंने जैसे पहले कहा था कि कोविड के बैकग्राउंड पे समझाना मुझे आसान जाएगा, क्योंकि आज आप सब समझे हैं कि लाइफ, जीवन जो इस पृथ्वी पर है वो बहुत फ्रजाइल है। एक छोटा सा वायरस भी उसको हिला दे सकता है। इतने फ्रजाइल इस जीवन को अगर सक्षम बनाना होगा तो निसर्ग से जुड़ना होगा, निसर्ग के साथ जुड़ना होगा। तो सबसे उत्तम उसकी प्रक्रिया अग्निहोत्र है। इस प्रकार से वेदों ने उसका उपदेश किया है। किसी भी आध्यात्मिक, धार्मिक, श्रद्धात्मक या अंधश्रद्धात्मक इसका विवेचन नहीं किया गया है। ये हमको आपको समझाना आवश्यक लगता है कि आप इसको उस पार्श्वभूमि में समझिए कि जैसे आज जो भी आपको इम्यूनिटी के लिए कहा जाएगा, इसके बाद जो भी आपके जो डॉक्टर्स होंगे या आपके जो कंसल्टेंट्स होंगे, जो भी आपको आप एडवाइस जिनका आप लेते होंगे, या भी जो भी आपके आध्यात्मिक लोग होंगे वो भी आपको एडवाइस करेंगे, उन सब से पूछिएगा अग्निहोत्र क्या है, और अग्निहोत्र का आप स्वयं अध्ययन करिएगा। मैं इस लेक्चर में कहूँ या मैंने कुछ कहा इसके वजह से नहीं, आप अपना अध्ययन करके इसको समझिए कि अग्निहोत्र के नित्य आचरण से आप अपना, अपने परिवार का जो आरोग्य है, जो मानसिक स्वास्थ्य है,
उसको स्टेबल रख पाओगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ा पाओगे, आपके आसपास का जो वातावरण होता है जिसके से धुआं निकलता है अग्निहोत्र का, ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड को लेकर, जिसके वजह से आज हमने मैं बोलूंगा उसके बारे में कि हमने क्या किया था। हमने पिछले एक महीने पूर्व हमने क्या किया, हमारे जितने भी विश्व भर में फैले अग्निहोत्री हैं उनसे 3 सिंपल क्वेश्चंस पूछे थे कि आप कब से अग्निहोत्र कर रहे हो, आपको कोविड हुआ है क्या आपके घर में किसी को कोविड की इन्फेक्शन हुई है क्या। हमको आज तक लगभग 3,500-4 हजार परिवारों ने विश्व के 44-45 देशों में से हमको रिस्पॉन्सेज आए हैं। 4,000 से 4,500 फैमिलीज ने रिस्पॉन्ड किया है। एक भी व्यक्ति कोविड से ग्रस्त नहीं है, एक भी फैमिली में कोई भी फैमिली मेंबर कोविड से इन्फेक्टेड नहीं है। वो सारे लोग हेवी कोविड इन्फेक्टेड एरियाज में रहते हैं। कोई लोग तो ऐसे हैं कि जो हॉटस्पॉट्स में रह रहे हैं या कंटेनमेंट जोन्स में रह रहे हैं, उनमें भी कोई ग्रस्त नहीं है। ऑन द अदर हैंड उनके बिल्डिंग में भी कोई कोविड से ग्रस्त नहीं है। उनके सराउंडिंग्स में 100-200 मीटर्स के रेडियस में जहां तक ये धुआं फैलता है उसमें उस परिसर में भी कोई इस व्याधि से ग्रस्त नहीं है, ऐसा हमको फीडबैक मिला है। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि अग्निहोत्र की जो धुआं होता है, जो गाय के गोबर को ज्वलन करने से जो धुआं निकलता है, वो फॉर्मेल्डिहाइड उसमें से निकलता है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल ड्रग है। फॉर्मेल्डिहाइड ऐसा एक गैस है जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन थिएटर्स को सैनिटाइज करने में या जो ऐसी जगह होती है जिसको पूरी तरह से निर्जंतुक करना होता है, उन जगहों को सैनिटाइज करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो अग्निहोत्र के गैस में नेचुरली एमिट होता है वो गैस। इसके वजह से अग्निहोत्र का जहां भी किया जाता है वो परिसर पूरा निर्जंतुक हो जाता है, क्योंकि गैसियस फॉर्म में निकलता है। इसके लिए मॉलिक्यूलर लेवल पे वो एक्ट करता है। आपको जैसे आप लोग स्प्रे कर रहे हो, आज आपने देखा होगा कई जगहों पर वो स्प्रे कर रहे हैं। वो स्प्रे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर पानी ऐसा फेंका जाता है तो उसका सरफेस एरिया बड़ा होने की वजह से उसका प्रसार कम होगा, लेकिन अगर उसको एरोसॉल फॉर्म में क्रिएट किया जाता है तो उसका प्रसार बहुत आसानी से हो सकता है। ये उसके पीछे की थियरी है। तो उसी का इंक्लूजन अग्निहोत्र में भी है। तो अग्निहोत्र का वायु निर्जंतुक वातावरण निर्माण करता है। अग्निहोत्र का नित्य आचरण आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, आपके मेंटल हेल्थ को स्टेबलाइज करता है, आपके परिवार में एक जैसे सुरक्षा कवच जैसा बन जाता है। आपकी फिजिकल कोई अगर डिसीजेस होंगे, आपको कोई अगर लाइफस्टाइल डिसीजेस से ग्रस्त होंगे आप, उनकी मात्रा में कमी लाने में मदद करता है। इतना सारा जो है वो एक प्रैक्टिस जो सुबह 5 मिनट करने से शाम को 5 मिनट करने से आपको देता है। अब उसके बाद आपको कोई दवाई लेने की आवश्यकता होगी, अगर इन्फेक्शन होगा, उसमें भी अग्निहोत्र के ऐश का जो सेवन है, अग्निहोत्र का जो भस्म है, उसको अगर 2 ग्राम अगर सुबह आप गर्म पानी के साथ सेवन करते हो, तो स्टडीज में ऐसा दिखा गया है कि अग्निहोत्र के ऐश के सेवन से वायरल लोड कम होता है। वायरस का जो कॉलोनियल लोड होता है, बैक्टीरियल लोड होता है, वो कम होता है, वो भी नजर आया है। तो इतना सारा ये जो है एक ही पद्धति आपको देती है। मतलब वैदिक तत्व ज्ञान इतना विशाल जो एक विचार रखा गया है, उसकी सबसे पहली ऑफरिंग जो है अग्निहोत्र, वो इतना सारा देता है। तो वैदिक जीवन शैली का अगर हम पूर्णतः अवलंब करते हैं तो जीवन कहां से कहां ले जा पाएंगे, इसका आप विचार करिए। ये केवल कोई एक हम लोग एक जिसको हम लोग मराठी में भोळसट विचार बोलते हैं, ऐसा हम लोग नहीं रख रहे हैं, या कोई एक आउटडेटेड या ऑब्सोलीट या कोई एक अनसाइंटिफिक बात हम सामने नहीं रख रहे हैं। जो भी हम विचार आज तक रखा करते थे, जिनको हम भारतीय अध्यात्म का हिस्सा जिनको हमने कहा है, भारतीय संस्कृति का हिस्सा जिसको हमने कहा है, आज उसको विश्व ने माना है, उसका लोहा विश्व ने देखा है, उसी का आज हमको उपदेश किया जा रहा है कि आप ये सब करिए, आप योगा करिए, आप प्राणायाम करिए। नित्य प्राणायाम करने से जो नेजल पैसेज होता है, जो आपकी जो श्वसन यंत्रणा है, उसकी क्लैरिटी बनी रहती है, आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिससे आपको रेस्पिरेटरी डिसीजेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आज अगर कोविड के बैकग्राउंड में अगर कोई विचार कोई सीधा करे, कोई डॉक्टर अगर हो, उस पहला अगर मुझे पूछो तो मैं क्या बोलूंगा, अग्निहोत्र करो, उसके साथ प्राणायाम करो, आपको इन्फेक्शन की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये सोल्यूशन इतना ईजी है, ये कोई देगा नहीं, क्योंकि उसके पीछे कोई इकोनॉमिक्स नहीं है। लेकिन ये आपको समझाने की आवश्यकता हमें लगती है कि आप सब लोग इसको समझिएगा, इसको आप इस पर विचार करिए कि ये सरल है, इसलिए ये स्वीकार करने लायक नहीं, ऐसा भी नहीं। काफी बार बोलते हैं यार इतनी बड़ी समस्या, इतना सरल उपाय, सुबह शाम अग्निहोत्र करो, हो जाएगा। हो रहा है, अब मैं क्या करूं, हो रहा है, कम हो रहा है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि उसको ना करें, होता है।
हमने देखा है, भारत में देखा है, भारत के बाहर इसका अध्ययन हुआ है। और ये मेरा कोई प्रोडक्ट थोड़ी है जो मैं बेच रहा हूँ। ये कोई मेरा अपना कोई इनोवेशन तो है नहीं कि जिसको मैं आपको हार्ड सेल करूँ कि आपको मैं लेक्चर के बाद लेक्चर दूं, प्रेजेंटेशन दूं और ये करूँ। ये तो आपकी ही धरोहर है, आप ही का हेरिटेज है, आप ही के पूर्वजों का अभ्यास है। इसको केवल हम अभ्यास करके वापस आपके सामने रख रहे हैं, केवल इतना ही हमारा काम है। तो हमने हमेशा इसको, हमारे गुरुजी ने भी यही कहा है कि हम कोई नया कहने तो आए नहीं है। जो हमारी धरोहर थी, जो हमारी एक विचारधारा थी, जो हमारे पूर्वजों की थी, जो मूल विचारधारा थी, अभी की नहीं, जो मूल विचारधारा थी उसके दौर जाए हम लोग। अभी जो विचारधारा बनी है वो अंडर ड्यूरेस बनी है, कठिन परिस्थिति में एक संस्कृति बनी है। जो ये जिसको हम आज अपनी संस्कृति कहते हैं, वो सर्वस्व की जो मूल संस्कृति पर आधारित होगी, लेकिन वो मूल नहीं है, वो कठिन परिस्थितियों में बनी है। आज उसको लेकर हम आगे नहीं चल पाएंगे। आज हमको उस मूल संस्कृति की ओर जाना होगा, जिसके माध्यम से हम हमारा भविष्य तय कर पाएंगे। ऐसा विचार है कि हम वो उन तत्वों का अध्ययन करें, उस वैदिक विचारधारा का अध्ययन करें जो ऋषियों ने सामने रखा था। उन ऋषियों की विचारधाराओं का अध्ययन करें जो अध्ययन के बाद रखा गया था, विचार के बाद रखा गया था, अभ्यास के बाद उसका आपको एडवाइस किया गया था। उस पर विचार करने की आवश्यकता है, उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है, और इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये भी एक उतना ही सच है कि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है अभी, क्योंकि आप 16, 17, 18 को जो भी ये लॉकडाउन खुलेगा, उसके बाद आप अपने अपने व्यवसाय में लग जाओगे, दुकानों में जाना शुरू कर दोगे, स्कूलों में, शायद स्कूल तो नहीं जा पाएंगे बच्चे काफी महीनों तक, लेकिन आप बाहर जाना शुरू कर दोगे। और अगर आप इन्फेक्शन घर में लेके आते हो तो अपने पूरे फैमिली को आप उस पर आप खतरे में डाल रहे हो। ये परिस्थिति है। तो कितना बाहर जाएं, कितना काम करना शुरू कर दे, किससे मिलना शुरू कर दे, हॉटस्पॉट्स में कब जाना सेफ होगा, ये सारा क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर। इस पर कोई भी ठोस उत्तर नहीं है। इस पर ठोस उत्तर एक ही है कि हम एक ऐसी जीवन शैली का अवलंब करें जो हमारे आरोग्य को सक्षम बनाए, जो हमारे आरोग्य को बाह्य किसी भी इस संकट से बचा कर रख सके। उस जीवन शैली का अवलंब करने की आवश्यकता है। और सबसे अच्छा, सबसे इजी और सबसे इफेक्टिव आज ये वैदिक लाइफस्टाइल लगती है, जो अग्निहोत्र के ऊपर आधारित है। अग्निहोत्र पर बोलने के लिए शायद मुझे अब पूरा समय नहीं मिलेगा। बहुत सारा सिंपल सा एक प्रोसेस होता है। अगर मुझे फिर कभी अगर मौका दे तो मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन करके बताऊं। बट बहुत सिंपल है। आपको घर पे आप अपने बैठे बैठे कर सकते हो। हमारे केंद्र बने हुए हैं औरंगाबाद में, आप वहां जाके उसको सीख सकते हो। और उसको प्रूवन बाय साइंस है। हमारा एक विचार हमेशा रहा है कि हमने क्योंकि भारतीय अध्यात्म जो है, वैदिक विज्ञान जो है, वो विज्ञान पर आधारित है, वो मान्यताओं पर आधारित नहीं है। वो मैंने ऐसा कहा था, मेरे चाचा ऐसा कहा करते थे पर आधारित नहीं है। ये सत्यता पर आधारित है, जिसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं हम लोग। कि अगर सिद्ध कर पाए तो उसको हम सिद्ध करके दिखा भी सकते हैं। तो हमने काफी अध्ययन करके उसको जितना शक्य है उतना सिद्ध किया है, और भी हम अध्ययन करते रहेंगे। इस परिस्थिति में, जहाँ महामारी जन्य परिस्थिति हो, उसमें भी अग्निहोत्र कारगर है। आप पोल्यूशन या क्लाइमेट चेंज की बात करो, उसमें भी आपकी फैमिली के लिए एक प्रोटेक्टिव कवर अग्निहोत्र का बना रहता है। आप मेंटल हेल्थ की बात करो, उसमें भी अग्निहोत्र का एक कवर आपको हेल्प करता है। आप फिजिकल हेल्थ कहो, उसमें भी हेल्प करता है। बच्चों पर अगर आप एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की बात करो, अच्छे संस्कार की बात करो, उसमें भी अग्निहोत्र हेल्प करता है। इन सारे जितने भी एक फैमिली को जितना भी लगता है, उन सारों के लिए अग्निहोत्र आवश्यक है। उन सारों के लिए अग्निहोत्र का एक आचरण इंपॉर्टेंट है। और वैदिक लाइफस्टाइल का वो बेसिस है। दैट इज द फाउंडेशन ऑफ द वैदिक लाइफस्टाइल। दैट काफी विस्तारित है। फिर आहार क्या खाया जाए, व्यायाम कौन सा किया जाए, प्राणायाम कौन सा करे, ध्यान कौन सा करे, फिर वो तो बहुत डिटेल विषय है। लेकिन आज के इस सत्र के लिए मैं समझता हूँ कि इतना समझना आवश्यक होगा कि हम जिस बात का स्वीकार करने का यहाँ पे आग्रह कर रहे हैं, वो बेस्ड ऑन साइंस है, बेस्ड ऑन रिसर्च फाइंडिंग्स है। उसको भारत में, भारत के बाहर वैज्ञानिकों ने सिद्ध करके दिखाया है कि हाँ, ये होता है, इससे हेल्प होता है। एंड ऑन द कॉन्ट्री, इसके अलावा कोई ऑप्शन है भी नहीं अभी। तो यही आई थिंक लगता है कि जो वैदिक लाइफस्टाइल है, यही फ्यूचर की लाइफस्टाइल बन जाएगी। पुनश्च एक बार वो शायद परिस्थिति आ चुकी है जब उस पर हम अध्ययन करें, किसी भी एक धार्मिकता के चश्मे को उतार कर प्रैक्टिकलिटी को देखकर हम उस पर अध्ययन करें कि क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं था, क्या हमारे लिए परंपरा का भाग है, कौन सा ट्रेडिशन का भाग नहीं था। इसको हटाकर जो मूल था उसको स्वीकार करने की आवश्यकता होगी। जो सारा मैंने पहले भी कहा,
जो जो हम आज संस्कृति करके कहते हैं, जिसको हम आज संस्कृति के नाम पर स्वीकार करते हैं, वो 100% मूल नहीं है। वो परिवर्तन उसमें बहुत आया है, उसमें बहुत समय समय पर उस पर एक बदलाव आते गया है। जो आज हम भारतीय संस्कृति या भारतीय अध्यात्म या भारतीय जीवन शैली कहते हैं, वो आदर्श नहीं है। जो मूल थी वो आदर्श थी, और उसकी ओर वापस जाने की आवश्यकता होगी। उसको हम उसकी ओर वापस मार्गक्रमण करने की आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता है। हम आज जो कर रहे हैं उसको अगर हम फाइनल समझकर बैठे तो बहुत बड़ी गलती होगी। इसलिए मैं फिर से कहूंगा कि आप अध्ययन करिए। आज आप ऑलरेडी ऑनलाइन हैं, आज ऑलरेडी आप इंटरनेट का इतना यूज कर रहे हो, तो और उस पर जाकर आप अध्ययन करिए, गूगल करिए, आप जितना हो सके इस पर अभ्यास करिए, सारे रिसर्च पेपर्स को निकाल कर देखिए, और फिर इसका आप स्वीकार करिएगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जितनी भी मेडिकल नॉलेज हमको है, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स की हमको है, आने वाला समय एक परीक्षा का समय हो सकता है, एक कठिन परिस्थिति आ सकती है, और उससे जूझने के लिए हमको स्वयं को सक्षम बनाना ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। किसी भी वैक्सीन के लिए रुकने से पहले, किसी भी मेडिकल थेरेपी के लिए रुकने से पहले, या किसी भी इस प्रकार के फैड जो निकलेगा, डाइट का फैड निकलेगा, कोई नया कुछ निकलेगा, उसको स्वीकार करने से पहले हमारे कल्चर में क्या था, हमारी संस्कृति में क्या था, उसको समझिएगा और उसको लेकर आगे चढ़ने का प्रयास करिए। मैं समझता हूँ इतना आज के लिए शायद काफी होगा। रमन जी हैं यहाँ पे, सुनील जी, रमन जी, इतना आई थिंक एक सेशन के लिए इतना काफी है, लोगों को ओवरडोज ना हो जाए। जी बोर ना हो जाए लोग। और जैसा आपने कहा दादा, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि और एक सेशन लाइक अग्निहोत्र प्रोसेस क्या होती है, अग्निहोत्र कैसे करना चाहिए, या लोगों को उसका क्या बोले तो हाउ दे कैन स्टार्ट एट देयर होम, या कोई उनके मन में डर भी ना रहे कि कुछ नया करने जा रहे तो वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो बहुत एक डर होता है कि कोई पाप पुण्य लग जाएगा। एक्चुअली पाप पुण्य की कंसेप्ट वैदिक नहीं है। मैं आपको समझा दूं, ये हमारा जो विचार है, जो भारतीय अध्यात्म है, वो कर्म पर आधारित है, पाप पुण्य पर आधारित नहीं है। वो आपको समझने की आवश्यकता है। हम केवल कर्म कर सकते हैं, और उसका पुण्य मिलेगा कि नहीं ये वगैरह, ये वैदिक कंसेप्ट नहीं है। तो प्लीज उस पर आप मत जाइए। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि आपका और एक सेमिनार आने वाले कुछ दिनों में हम ऑर्गेनाइज कर पाए। जरूर देखते हैं। ठीक है दादा, कुछ सवाल आए हुए हैं। जी। तो एक बताता हूँ आपको। मिस्टर संदीप जी नावंदर जी ने एक सवाल पूछा हुआ है। व्हाट वी आर ईटिंग इज अ पेस्टिसाइड फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा, वेदर दिस इज अ रीजन टू अट्रैक्ट मेनी डिसीजेस लाइक मेंटल imbalance, diabetes, BP, etc. What should be our approach? नमस्कार सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आपको अगर आप अगर जो हम अन्न खाते हैं उसका अगर आप रासायनिक, उसका अगर आप विश्लेषण हुआ देखें, तो आप अगला कभी भी भोजन ना करें। इस इतनी भयानक परिस्थिति है। मतलब जो भी फ्रूट हम खा रहे हैं, जो वेजिटेबल्स आप खा रहे हो, जो भी ग्रेन हम खा रहे हैं, उसमें उसका पेस्टिसाइड वैल्यू 33% है। मतलब एवरी ग्रेन ऑफ व्हीट, एवरी ग्रेन ऑफ राइस जो है, उसका जो पेस्टिसाइड काउंट है, उसको अगर आप देखो तो आप अगला रोटी का एक भी निवाला नहीं खाओगे। इसकी वजह से बीमारियां क्या होंगी, ये तो पूछना मतलब बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि बीमारियां ही होंगी उसमें से। क्योंकि ये जो सारी जो पेस्टिसाइड इसमें मारी जाती हैं फ्रूट्स पर स्पेशली, वो इतने जनरेशन से मारी गई हैं। मैंने कई रिसर्च स्टडी पढ़ा था, मुझे अगर रेफरेंस मिलता है तो मैं आपको दूंगा जरूर, कि उसमें ऐसा मैंने पढ़ा था कि इतने बार उन पौधों पर उस केमिकल का मारा किया गया है कि उस केमिकल कंपोनेंट का उस पौधे में जेनेटिकली आज इंक्लूजन हो रहा है, उसके डीएनए में वो जाके बस रहा है आजकल। तो उसका जो सीड भी निकलेगा वो भी उतना ही घातक निकलेगा, वो भी उतना ही पोल्यूटेड निकलेगा, ऐसा है। और पोल्यूशन जो है, जो फूड का पोल्यूशन है, वाटर का पोल्यूशन है, एयर का पोल्यूशन है, वो इतने घातक मात्रा को क्रॉस कर चुका है कि इसमें ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगा। मतलब ये अगले 100 साल तक इतना ही वातावरण खराब रहा, इससे और खराब नहीं हुआ। मतलब जैसे आज उसमें बायोलॉजिकल कंपोनेंट आ गया, अभी एक कोविड जैसा एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट उसमें आ गया। केमिकल कंपोनेंट तो पहले से था, फिजिकल पोल्यूशन पहले से था, अब बायोलॉजिकल पोल्यूशन भी हो गया है। इस वातावरण का अगर अंश अगले 50-100 वर्ष तक रहता है तो ह्यूमन सिविलाइजेशन कोलैप्स कर जाएगी,
क्योंकि ह्यूमन बचेगा ही, बहुत कम ह्यूमन बचेंगे, मॉर्टेलिटी रेट बहुत बढ़ जाएगा। ये कहा गया है। उसमें से बाहर निकलने के लिए केवल डायबिटीज से बचना नहीं, आपको एक्सिस्टेंशियल सवाल है वो, आपकी मतलब लाइफ एंड डेथ का सवाल है वो। इसलिए हम जिसको हम होमा फार्मिंग या अग्निहोत्र फार्मिंग कहते हैं, उसका पुरस्कार करने का प्रयास कर रहे हैं। जो मूल वैदिक कृषि हुआ करती थी, पंचगव्य कृषि हुआ करती थी, उसका हम प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसमें का जो धान निकलता है वो अन्न है। आज हम अन्न के नाम पे जो खा रहे हैं वो विषयुक्त है, तो उसमें अनारोग्य ही होगा। ये तो गृहित करके चलना चाहिए। धन्यवाद दादा। नेक्स्ट सवाल है दादा, हाउ टू इंक्रीज पेशेंस एंड टॉलरेंस लेवल। बहुत वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या हो गया है, इतनी लोक संख्या मतलब अब वो शायद थोड़ा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू भी है, बट आप जैसे हम लोगों ने, मैंने पहले भी कहा कि एक मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया है। ह्यूमन सिविलाइजेशन के सामने बहुत बड़ा एक समस्या है वो, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन इज वन ऑफ द रीजंस आल्सो। मतलब इतनी बड़ी लोक संख्या का इतने क्लोज कांटेक्ट में रहना ह्यूमैनिटी के एवोल्यूशन के लिए इतना आसान नहीं होता है। जैसे आज आप नोटिस कर रहे हो कि अपने घर के एक 5-6 लोग मिलकर भी एक अगर घर में अगर महीना भर रहते हैं, बंद करके रखो अगर आप, तो आपस में एक तनाव बनने शुरू हो जाता है, क्योंकि इतने क्लोज कांटेक्ट में हम ह्यूमंस को एक इतनी बड़ी टाइम स्पैन के लिए रहना इतना इजी नहीं होता। उसके वजह से भी इम्पेशंस के लेवल्स बहुत बढ़ रहे हैं। अगर आपने सुना होगा कि इस लॉकडाउन पीरियड में डिवोर्सेस का रेट बढ़ गया, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का रेट बढ़ गया है, चाइल्ड अब्यूज का रेट बढ़ गया है। तो ये सारा जो है ये बिकॉज टू पीपल कांट लिव टुगेदर इन हार्मनी। व्हाई? बिकॉज बोथ ऑफ अस आर डिस्टर्ब्ड राइट नाउ। हमारे खुद के ही इमोशंस इतने इम्बैलेंस्ड है कि किसी और को समझकर उसके इमोशंस को जानकर उसमें बैलेंस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस परिस्थिति में आई थिंक अग्निहोत्र ऑफ कोर्स विल प्ले अ बिग रोल। अग्निहोत्र बैलेंस करने में मदद करेगा। साथ ही में ध्यान, मेडिटेशन विल बी अ बिग हेल्प, बहुत मदद करेगा। तो अब ध्यान अभी मुझे समय कम है, लेकिन उसका भी हम अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान एक बहुत इजी प्रक्रिया है जो हम सिखाते हैं। तो आप कभी अगर यहाँ आए या फिर कभी मुझे अगर संधि मिले तो मैं आपको ध्यान के बारे में भी बोल सकता हूँ। नेक्स्ट रमन जी का ये सवाल दादा, वेदर यूज ऑफ आरओ और यूवी ड्रिंकिंग वाटर deteriorate our immunity system. RO water contain low TDS and is this a reason for increase in a thyroid disease? जी, ये आपने जो कहा ना, ये लो टीडीएस का जो इशू है, जिसमें हम लोग जैसे अगर आप बोरिंग का पानी निकाल के देखो तो उसका टीडीएस 1000+ दिखाता है, और वही टैप वाटर का जो आरओ के थ्रू फिल्टर होके आता है उसका वो बहुत लो टीडीएस दिखाता है। और जो हमको जब डेमो देते हैं ये वाटर प्यूरिफायर्स वाले, तो उसको बहुत एक अच्छा करके दिखाते हैं कि ये देखिए हमने टीडीएस कम कर दिया। तो ये स्टडी अभी भी पूरी तरह से नहीं निकली है कि उसका थायराइड पे क्या इफेक्ट होता है लो टीडीएस पानी का। बट ये पक्का है कि हमारे वाटर के मतलब पानी के माध्यम से भी शरीर को, जिसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो छोटी छोटी अमाउंट्स में मिनरल्स की आवश्यकता होती है, वो मिलना बंद हो जाता है। आप जैसे अगर हम रोटी सब्जी दाल चावल खाएं तो इसमें मिनरल काउंट बहुत कम रहता है। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा, आपको इसमें से थोड़ी बहुत मात्रा में कैल्शियम और सोडियम मिल जाएगा। लेकिन जो ट्रेस एलिमेंट्स हमको लगते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसको बोला जाता है, वो हमारे अन्न में नहीं मिलते हैं। इसके वजह से फटीग सिंड्रोम जिसको बोला गया है कि आप हमेशा थकान महसूस करते हो, हमेशा एक ऐसा इरिटेशन महसूस करते हो, ये बोर मत करो या चिड़चिड़ापन हो जाता है, ये उसका भी एक कारण हो सकता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं तो बॉडी की इम्यूनिटी लो हो जाती है। और वो एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है। इसलिए मैंने जैसे कहा अग्निहोत्र ऐश का जो सेवन है वो आप करिए। अग्निहोत्र ऐश में 98 डिफरेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनको अगर 2 ग्राम से भी अगर आप सेवन करते हो तो बॉडी के जो न्यूट्रिएंट काउंट है उसको वो सप्लाई कर देता है। तो आप उसका सेवन करना शुरू कर दीजिए। लेकिन मैंने कहा कि आरओ ड्रिंकिंग वाटर का और एक मेरा आक्षेप ये है कि उसमें वो जो यूवी लाइट का रेडिएशन डालते हैं, तो उसका इफेक्ट कुछ रेडियो एक्टिव होता है क्या वाटर पे, उसका अभी मुझे पता नहीं, मतलब उसका अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस ऐसे करूंगा कि आप सुबह एटलीस्ट रोज सुबह 2 ग्राम अग्निहोत्र भस्म का सेवन करिए। उसमें से बहुत बड़ी मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिल जाती है।
जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ओके ओके, थैंक यू। और जैसे आपने अग्निहोत्र भस्म के लिए कहा है, तो मैं एक चीज यहाँ सभी को बताना चाहूंगा, क्योंकि काफी सारे मेरे फ्रेंड सर्कल ही है, तो अग्निहोत्र का भस्म मेरे घर पे तो अवेलेबल है, तो मैं डेफिनेटली हर किसी को एटलीस्ट भस्म उनके घर पे मैं पहुंचा सकता हूँ। अरे घर पे करा दीजिए ना सर, आप अपना आज भी भस्म करा देंगे लेकिन अभी तो भस्म तो डेफिनेटली मैं पहुंचा दूंगा। जी जी, उनका अपना भस्म बन जाएगा ना, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। यस बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद और एक सवाल आया है, हम नित्य गोविंद जी दरक है, जी। हम नित्य दिन शाम में होम करते हैं और होम करते वक्त 108 बार महामृत्युंजय जप पढ़ते हैं, इसमें और कुछ विधि कर सकते हैं क्या? आप सुबह शाम अग्निहोत्र करिए गोविंद जी, नमस्कार। आप सुबह शाम अग्निहोत्र जरूर करिए, क्योंकि वो मैंने जैसे कहा वैदिक संस्कृति का मूल है। इसी को लेकर एक संस्कृति का विकास हुआ था, जिसके आधार पर एक वैश्विक साम्राज्य हम खड़ा कर पाए थे। भारतीय जो इतिहास रहा है, जो गौरवशाली इतिहास हम कहते हैं, वो इन्हीं साइंसेस पे बेस्ड था। योग, अग्निहोत्र, आयुर्वेद, इन साइंसेस पे बेस्ड रहा है। इन्हीं को लेकर एक सुपर ह्यूमन कैपेसिटी हमारे पूर्वज निर्माण कर पाए थे, एक शारीरिक क्षमता निर्माण कर पाए थे, बौद्धिक क्षमता निर्माण कर पाए थे, जिसके बेसिस पे एक संस्कृति बनी, जिस संस्कृति ने वैश्विक साम्राज्य खड़ा किया था। तो मैं आपका आग्रह करूंगा कि आप सुबह शाम अग्निहोत्र जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है अपने फैमिली के, अपने आप के लिए। और इसके माध्यम से ही शायद अगर हम सारे अग्निहोत्र करना शुरू कर दे, तो पुनश्च एक और उस ऋषि तुल्य अगर एक वातावरण हम भारत में निर्माण कर पाएंगे, जो वैश्विक समस्याओं को भी आधार कर पाए, तो अग्निहोत्र नक्की करेगा जी। ठीक है। उसके बाद और एक सवाल है, मिस्टर संतोष ने पूछा हुआ है, आई एम नॉट गेटिंग साउंड स्लीप ड्यू टू कंटिन्यूअस ड्रीम्स एंड ऑल ड्रीम्स अबाउट डेली एक्टिविटीज डन और टू बी डन, हाउ टू प्रोसीड? ये कॉमन प्रॉब्लम है संतोष जी, नमस्कार। ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है सर, क्योंकि इसमें जो आपका माइंड है वो इतना, हम जितना, जैसे आपने सुना होगा कहीं पे कि हमारे मेंटल कैपेसिटी का केवल 4% हम यूज करते हैं। जो डेली लाइफ में हम लोग माइंड का यूज करते हैं, केवल 4% ब्रेन कैपेसिटी यूज कर रहे हैं। तो उसकी वजह से एक लिमिटेड हमारी जो प्रोसेसिंग पावर है, उसके वजह से डेली लाइफ की जो थ्रेट्स है, डेली लाइफ का जो हमारे सामने उत्पन्न वाले प्रश्न है, उनसे हम लॉग ऑफ नहीं कर पाते, उसको स्विच ऑफ नहीं कर पाते, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो आप कई बार देखो कि डेली जो स्ट्रेस होता है, वर्क स्ट्रेस हो, फैमिली स्ट्रेस हो, हेल्थ स्ट्रेस हो, वो आप 24/7 कैरी करते हो, क्योंकि उसमें से लॉग ऑफ कैसे हो, उसको कैसे हम बंद करें उस विचारों को, इसका कोई ट्रेनिंग ही हमको दिया नहीं। मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमको क्या पढ़ाया है? ABCD पढ़ा के छोड़ दिया है बस। ABCD पढ़ा, 1 2 3 गिन लो, एंड तक 10 साल उसी पढ़ाते हैं, भेज देते हैं घर पे। वो पढ़ के हमने अपने माइंड को कहाँ पढ़ा है, हमारे नेचर को कहाँ पढ़ा है, हमने हमारे कैपेसिटीज को कहाँ पढ़ा है। तो इसके वजह से ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है संतोष जी। तो मैं समझूंगा कि आप ध्यान का अभ्यास अवश्य करें। ध्यान करने से माइंड शांत होने में मदद होती है, और जिसको मैंने जैसे कहा कि माइंड को स्विच ऑन स्विच ऑफ किया जा सकता है, उस पर आप अभ्यास करिए। अगर मुझे आपके सारे मित्र अगर संधि देते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे ध्यान करना भी सिखाऊंगा कभी, अवश्य उसका भी हम एक चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद और एक सवाल है, ये पूछा है ज्ञानेश्वर शास्त्री ने, कौन सा पानी पीना चाहिए, फिल्टर या रिवर? नमस्कार ज्ञानेश्वर जी, फिल्टर पानी पीजिएगा, क्योंकि जो पाइप से पानी हम तक पहुंचता है ना गवर्नमेंट का, वो लिटरली पीने लायक है नहीं। तो उसको फिल्टर करें, उसको उबाल कर पी सके उबाल कर पिएगा, क्योंकि 30 मिनट्स, कोई भी चीज अगर आप 30 मिनट्स तक उबालते हो, वाटर को स्पेशली 30 मिनट्स तक अगर आप बॉईल करते हो, तो उसमें से बहुत बड़ी मात्रा में उसकी जो कंटेमिनेशन होता है वो मर जाता है। अगर बैक्टीरियल का कंटेमिनेशन हो या वायरल कोई कंटेमिनेंट हो तो वो मर जाता है। कोई फिजिकल उसमें अगर इम्प्योरिटीज हो वो भी उसमें स्टराइल हो जाता है पानी। तो वो फिल्टर करके डेफिनेटली पीजिएगा। ओपन रिवर वाटर मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि काफी रिवर्स में आजकल एफ्लुएंट डाला जाता है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट डाला जाता है। शहरों में उसका जो मैला पानी होता है वो भी उसमें डाला जाता है, तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा। हाँ, अगर कोई माउंटेन स्ट्रीम वगैरह, अगर कहीं आप पहाड़ी क्षेत्र में रहते हो, वहां पे कहीं कोई अगर एक वाटर सोर्स हो, तो आपकी खुद की अगर वेल हो
खुद का कुछ अगर वो सोर्स हो तो उसको वो आप बिना फिल्टर के पी सकते हो, आप वो पिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट पानी पीते होंगे तो फिल्टर करके बॉईल करके ही पिएगा। चलो, थैंक यू दादा। अजून एक आहे ना दादा, और सवाल है। क्या है? अनुज जी सारडा ने एक सवाल पूछा हुआ है, हाउ अग्निहोत्रा हेल्पफुल फॉर डायबिटिक एंड हार्ट पेशेंट्स? नमस्कार अनुज जी, मैंने अभी भी कहा था कि हमने एक स्टडी किया था अग्निहोत्र, एक 300 पार्टिसिपेंट्स का स्टडी किया था जो हार्ट डिसीज के पेशेंट्स थे या और डायबिटिक्स थे, क्योंकि अपना यहाँ पे खुद का हमारा आरोग्य केंद्र है आश्रम में जो लगभग 40 साल से हम चला रहे हैं। उसमें अग्निहोत्र आधारित हम चिकित्सा का यहाँ पे प्रबंध कराते हैं। उस स्टडी में हमने ऐसा पाया था कि 30 मिनट पहले उनका हमने ब्लड शुगर का ब्लड प्रेशर का काउंट लिया था और 30 मिनट बाद में ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर का काउंट लिया था। तो केवल 1 घंटे के अंदर कुछ भी हमने उनको मेडिसिन नहीं दिया, कोई भी हमने उनसे औषधि का ग्रहण नहीं कराया, केवल अग्निहोत्र और ध्यान करने 1 घंटे अग्निहोत्र ध्यान करने के कारण उनके ब्लड प्रेशर शुगर लेवल्स में लगभग 30% से ड्रॉप आया था इन द फर्स्ट 1 आवर। तो अगर वो रिपीटेडली किया जाता है तो मोस्ट डेफिनेटली उसको आप लिमिट कर सकते हो। अभी आपको पता होगा कि अभी इवन एलोपैथिक मेडिसिन के पास इसका कोई इलाज नहीं है, मतलब एंटी ग्लाइसेमिक दवाई, मतलब शुगर की दवाई लेना या ब्लड प्रेशर की दवाई लेना, ब्लड प्रेशर या शुगर की थेरेपी नहीं है, उसको कंट्रोल सिम्टोमेटिक कंट्रोल है केवल। मतलब डायबिटीज आपका वैसे ही बना हुआ है, उसको कल आज से कल में पोस्टपोन कर रहे हो आप। आपका हार्ट डिसीज वैसे ही बना हुआ है, उसको आज से कल पोस्टपोन कर रहे हो आप। तो अगर आप उसको पोस्टपोनमेंट की ही बात है तो वो मेडिसिन काफी है, लेकिन अगर आप ध्यान अग्निहोत्र योग करते हो तो उसमें लंबे तरीके का आप आराम पा सकते हो ना। और एक क्वेश्चन है और है, लक्ष्मीकांत लाहौटी जी ने पूछा है, नाउअडेज इवन ड्रिंकिंग ऑफ अल्कलाइन वाटर इज आल्सो बीइंग इन्फॉर्म्ड as it acts as a antioxidant. It is also recommended as it could treat a lot of chronic diseases. What is truth and myth? जी, अल्कलाइन वाटर का तो काफी चर्चा है, आपने वो कैंगन वाटर या अल्कलाइन वाटर काफी चर्चा है। मैं आपको एक बताऊंगा, रशिया में हमारे एक अग्निहोत्री है जो वैज्ञानिक है, रशियन मॉस्को यूनिवर्सिटी में शायद वो काम करते हैं। उन्होंने एक अध्ययन किया था अग्निहोत्र ऐश को लेकर। उन्होंने क्या किया कि 4 अलग अलग वाटर्स में उसने एक में 2 ग्राम अग्निहोत्र ऐश डाल दी और 4 ग्लासेस का वाटर वैसे ही रख दिया उन्होंने। उसका फोटो है, मैं शायद कभी अगर हो तो शेयर करूंगा आपसे। उन्होंने देखा कि 30 मिनट्स अगर अग्निहोत्र ऐश पानी में डाला जाए तो ऐश का अल्कलाइन कंसेप्ट 10.5 के आगे चले जाता है, तो नेचुरली अल्कलाइन हो जाता है। उसके लिए 2-2.5 लाख की मशीन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल 2 ग्राम अग्निहोत्र ऐश अगर आप उसमें डाल देते हो 1 गिलास पानी में, तो वो 30 मिनट में उस वाटर को 10.5 के आगे उसकी पीएच ले जाता है। तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए हेल्दी है, ऑटोमेटिकली आप मैंने से कहा उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाती है, वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन भी हो जाता है। तो आप डेफिनेटली अग्निहोत्र ऐश वाटर पीजिएगा, वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा भी है। एक नेचुरल डिटॉक्स होता है, नेचुरल क्लेंज होता है। चलेगा, थैंक यू। दादा, एक लास्ट सवाल है, नीड 1 मोर सेशन ऑफ अग्निहोत्र एंड ध्यान विथ डेमो एट अग्निहोत्र टाइमिंग? करते हैं सर, करते हैं। कभी अगर आप करना ही है तो डेफिनेटली ये आने वाले वीक में या देखते हैं, हम एक बार डिस्कस करेंगे और आपको फिर वैसे अपडेट कर देंगे। जरूर जरूर, कब ये पॉसिबल होगा, क्योंकि मैंने कहा ना ये अपना बहुत इजी है। अगर इतना ये रोज हम सुनते हैं, इतना एक न्यूज आती है ये हो गया, इतना वहाँ पेशेंट निकल गए, इतने वहाँ पेशेंट निकल गए, ये कम तो होने वाला है नहीं। तो इसको अगर हमको फाइट करना है तो हम अपने आप के हेल्थ को बड़ा कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी स्टेप होगी। तो अग्निहोत्र अगर मैं नहीं बता पाया, अगर कुछ अगर ये अगर वो नहीं हो पाया सेशन, तो आप सब लोग हैं, अग्निहोत्री लोग हैं हमारे जितने भी औरंगाबाद में, अपने सारे भाई बहनों को सिखा दीजिएगा कि कैसे उस पर हम फाइट कर सकते हैं। और इतना वो कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना वो बताया जा रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है ही नहीं। डेफिनेटली करेंगे कोशिश, लेकिन आपका सेशन हम पक्का करते हैं प्लान, डेफिनेटली जल्द से जल्द प्लान ही करेंगे। जरूर जरूर। तो जी रमन जी। यस, गुरुजी को मुझे लगता है गुरुजी के वीडियोस होंगे कुछ फेसबुक पे या यूट्यूब पे, बहुत सारे देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस है उनके, उनका फेसबुक पेज भी है, डॉक्टर पुरुषोत्तम जी राजिम वाले,
तो अपना जो युवा संगठन का ग्रुप है उसमें मैं लिंक शेयर कर दूंगा। राइट। पिछले उनके 34 सेशंस हुए जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से दादा के, और हर सेशन पर्सनली मैंने तो अटेंड किया ही था तब। तो उनके पूरे वो वीडियोस रिकॉर्डेड है, और हर दिन तब 34 सेशंस, यू वोंट बिलीव कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट उसमें कवर हो गए। रिलेटिंग टू लाइफस्टाइल है, खाना पीना है, एवरीथिंग, ध्यान है, योगा है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स उन्होंने कवर किए हुए। तो वो हम शेयर कर लेंगे हमारे ग्रुप में। एक मेरा लास्ट सवाल है। जी सर। अभी डे बाय डे टेक्नोलॉजी का यूज इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो टेक्नोलॉजी एडिक्शन भी हो रहा है बच्चों में स्पेसिफिकली। जी। तो पेरेंट्स ने क्या टेक केयर करना चाहिए? रमन जी, जिस जिस टाइम में हम लोग ग्रो हुए हैं, जिस टाइम में हम लोग बड़े हो रहे थे ना, उस टाइम की जो टेक्नोलॉजी थी और आज की टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क आया है। अब क्या हो गया है, हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं यूटिलिटी के लिए, बच्चों को टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी इफेक्टिविटी के लिए। उनको तो मतलब दे कांट लिव विदाउट टेक्नोलॉजी एनीमोर। मतलब आज अगर हमको लगता है कि यार ये रोज भी फोन पे बैठा है, यार इसके बाद कंप्यूटर पे कुछ कर रहा है, बाद में स्मार्ट वॉच पे कुछ कर रहा है, यही शायद फ्यूचर का लाइफस्टाइल भी होगा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने वाला है। तो आज हम उनको, भले जब छोटे हैं हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, तब शायद हम कंट्रोल करें, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे तो टेक्नोलॉजी के साथ ही उनको जीना है। आपका बिजनेस टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो जाएगा। आज स्कूलिंग, आज ऑलरेडी डिस्कशन बहुत बड़ा है कि सारा का सारा स्कूलिंग वर्चुअल हो जाएगा, अभी सारे ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो रिक्रिएशनल यूज हम कम कर सकते हैं, लेकिन यूटिलिटी वाइज जो यूज है उसको हम कम नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि फ्यूचर इज टेक्नोलॉजी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी ड्रिवन ही होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आएगा, उस सारे का इंक्लूजन करेंगे तो बिजनेस सारा के सारा ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगा, बैंकिंग ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगा, आपका गवर्नमेंटल मशीनरी ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगा। तो उसकी वजह से आप उनको रिक्रिएशनल यूज में कम कराइए, आप नेटफ्लिक्स कम देखने दीजिए, डोरेमोन से उसको दूर रखिए जितना हो सके उतना, लेकिन उसको टेक्नोलॉजी से डराइएगा मत कि उसके यूटिलाइजेशन करने से डराइए, वो टैबू मत कर दीजिए आपको कि फोन के यूज करना मतलब बहुत बड़ी पाप करने जैसा है। ये फीलिंग आप भी मत रखिए, उसको भी मत कराइए, क्योंकि देयर इज सो मच टू लर्न ऑनलाइन। मतलब आपको पता होगा आज ये जो लॉकडाउन चल रहा है ना, जितने भी बड़े ये जू हैं दुनिया भर में, सैन डिएगो का जू हो या फिर ये जितने भी नेशनल पार्क है दुनिया में, या जितने भी वाइल्ड लाइफ सफारीज है, केन्या का है, उसमें युगांडा का वाइल्ड लाइफ सफारी है, ये लाइव रिले कर रहे हैं उनका सारा जो एरिया है। तो आप लाइव देख पा रहे हो कि हिरन आके पानी पी रहा है, शेर पानी पी रहा है, या वो घूम रहे। तो ये मुझे लगता है कि बहुत सीखने जैसा भी है ऑनलाइन जाएंगे तो मैं पर्सनली, मुझे अगर आप पूछो तो मैं टेक्नोलॉजी के फेवर में हूँ, उसके यूज के फेवर में हूँ। रिक्रिएशन के लिए आप शायद कम यूज करो, बट उससे आप भागो मत दूर। नहीं, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के बारे में था मेनली। जी सर, उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कराइएगा आप, क्योंकि मैंने काफी बार पेरेंट्स को ये क्वेश्चन पूछते देखा है, क्योंकि अपने स्कूलों में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि बच्चों को हम फोन से कैसे दूर रखें। मैं पूछता हूँ, फोन से दूर रखिए, आप उनको नॉनसेंस मत देखने दीजिए, उनको कोई यूट्यूब चैनल बैठे देख रहे हैं वो मत देखने दीजिए। लेकिन अगर ऑनलाइन सीख रहे हो कुछ, जैसे ऑनलाइन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं ऑनलाइन। आपको पता होगा, मैं मेरे बेटी के लिए एक परसों ढूंढ के निकाला, यूट्यूब पे एक चैनल है जहाँ पे एनिमेशन के साथ वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं। आप बहुत ब्यूटीफुल पढ़ाते हैं, वो वर्ल्ड हिस्ट्री जो पूरी है उसका सारा उन्होंने 30 मिनट्स का एनिमेशन वीडियोस बनाए हैं। तो उसके माध्यम से वो वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, इंडिपेंडेंस कैसे मिला, ये बहुत ब्यूटीफुली सिखाते हैं। तो ऐसी चीजों को तो आप उनको यूज करने दीजिएगा सर। ओके जी, ठीक है सर। और किसी का कुछ है सवाल? लगता तो नहीं है, तो वी विल कंक्लूड। तो थोड़ा ब्रीफ में एक बार सबको रिपीट कर देता हूँ कि जो आज हमने लर्न किया, एक तो रिन्यूड लाइफस्टाइल की हमें जरूरत है, इसके साथ साथ जो वैदिक जीवन शैली के बारे में हमें अवेयर कराया गया दादा की तरफ से, और इस जीवन शैली को हम अडॉप्ट करके कैसे हमारी जीवन शैली को एक स्टेबल लाइफ दे सकते हैं, ये उन्होंने बताया। उसी के साथ साथ दादा ने एक बहुत अच्छी बात बताई हमें कि जो शायद बहुत कम लोग होंगे कि जिनको पता है कि वेद ये कोई धर्म नहीं है, ये एक साइंस है कि जो हमको साइंस की नजर से देख के एक्सेप्ट करना है, और उसका पूरा जो इन आउट है उसको अंडरस्टैंड करके उसको अडॉप्ट करके हमको हमारी लाइफस्टाइल में उसको अडॉप्ट करना है।
वैसे ही अग्निहोत्र ये सबसे पहला एक वेद का पार्ट है कि जो हर किसी ने आज की तारीख में एक जरूरत है और हमें ये स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। और ये करने से क्या क्या चेंजेस होते हैं या फिर हमारी लाइफ में क्या क्या अच्छे पॉजिटिव चेंजेस होते हैं ये दादा ने बताया। उसमें मेंटल स्टेबिलिटी है, उसके बाद अपनी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उसमें 50 से 60% की वृद्धि होती है। इसके साथ साथ जो गैस जनरेट होता है अग्निहोत्र से, फॉर्मल्डिहाइड्रेट, ये इम्यूनो सिस्टम को बढ़ाने के लिए काफी अच्छा हेल्प करता है। और उसी के साथ साथ ये अग्निहोत्र एक सुरक्षा कवच है हमारे लिए और हमारे परिवार के सारे मेंबर्स के लिए। और अग्निहोत्र ऐश का ज्यादा से ज्यादा सेवन कर हम हमारी इम्यून सिस्टम वैसे भी बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ दादा हम डेफिनेटली आपको एश्योरेंस देते हैं कि आने वाले समय में ये जो वैदिक लाइफस्टाइल के बारे में आपने जो बताया है ये हर व्यक्ति अडॉप्ट करेगा। और इसी के लाइफ और जैसे आपने कहा कि ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो ऑप्शन नहीं है तो आज नहीं कल हर किसी को ये चीज स्टार्ट करना ही है। तो हम आज से ही क्यों ना करें। और हम आपको एश्योरेंस देते हैं कि आने वाले समय में ये जीवन शैली को हम अडॉप्ट तो करेंगे, इसके साथ साथ इसका प्रचार कैसे करें और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाए इसका हम प्रयत्न करेंगे। और काफी बहुत यूजफुल और बहुत अच्छा सेशन रहा। अराउंड 1.5 आवर्स बोले तो मोहम्मद से कि सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन रहा आपके सेशन का, ये मैं बोल सकता हूँ। अच्छा। तो, हाँ, औरंगाबाद जिला माहेश्वरी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले वीक में ही हम प्लान करेंगे आपके नेक्स्ट सेशन का दादा। जी जरूर। और मैं भी आप सबसे वही अनुरोध करूंगा कि जैसे मैंने कहा आप उसको अवश्य उसका अध्ययन करिए, उसको स्टडी करिए, उसको गूगल करके देखिए, किताबें पढ़ के देखिए कि हम अपना लाइफ बेटर कर सकते हैं और वो सहजता से हो सकता है। हमारी संस्कृति का भाग है, हमारे पूर्वजों की देन है ये, और उसको हम लोगों को वापस अगर हम लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो एक बेटर लाइफ हम बना पाएंगे। ये उसकी बेसिस है, इसके बैकग्राउंड रहा है। तो मैं इस संधि के लिए आप सबका पूरे संघ का मैं यहाँ पे धन्यवाद देता हूँ और आपसे विनती करूंगा कि आप इसका अध्ययन करिए, आप अक्कलकोट कभी आइए और अगर मुझे आप फिर कभी संधि दें तो मैं इस विषय को और भी आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आवश्यकता है हमारे परिवारों के लिए, हमारे बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी होगा। तो इसका आप अवश्य विचार करें। आप सबका मुझे इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद गुरुजी। दादा, एक हमारे बजरंग जी नावंदर है जो जी। हमारे युवा संगठन के अध्यक्ष है। जी नमस्कार बजरंग जी। विनती करता हूँ वो कुछ बोले, क्योंकि जी जी जरूर सर। बहुत अच्छा सेमिनार हम ले पाए। आपका बहुत अच्छा सेमिनार रहा गुरुजी, हम सबको बहुत अच्छी मालूमात मिली। थैंक यू सर। हाँ, चाहेंगे कि आपके साथ और जुड़ पाए संगठन और सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा जुड़ पाए। जरूर सर, जरूर। और हम लोग आपके लिए मैं बोलूंगा कि हम लोग बाकी भी सेशंस कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने कल एक डिस्कशन करना है इसी विषय को लेकर, थोड़ा डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। उसमें हम लोगों ने पैनल ऑफ डॉक्टर्स बनाया है जिसमें एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, योगा एक्सपर्ट्स हैं। उनको सारों को बिठाकर एक इंटीग्रेटिव अप्रोच कैसे लाइफ का बना पाए इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अगला हफ्ता हम लोग भी काफी वेबिनार्स कर रहे हैं। तो मैं सुनील जी से कहूंगा कि आप सबसे भी वो लिंक शेयर करें, आप अगर हो सके तो उसमें भी जुड़िए। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशंस होते हैं, वो पैनल डिस्कशन होता है। और अगली बार ये भी होगा कि मेरे एक तरफा लेक्चर के अलावा अगर हम डिस्कस कर पाए सब मिलके, वो ज्यादा लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव हो सकता है। तो आप जरूर जुड़िएगा। और आप सबसे बजरंग जी आपको, लमन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने संधि मुझे दी और फिर जुड़ते हैं सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।